हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभमपुर शर्मा एंड आज मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो क्लास 10th का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जैसा आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो मोस्टली जो ये क्लास है ये एक तरह की रिवीजन क्लास है। जो मेरे यहाँ पे ऑफलाइन बैचेस लेते हैं बच्चे, मैं ये उनके लिए वीडियोस बनाता हूँ जिससे वो फटाफट जो भी उनका बैकलॉग है या फिर उनको रिवाइज करना है तो इन वीडियो से रिवाइज कर सके। सो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, आप हमारा स्टार्ट होगा। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन होता क्या है? अ प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल्स आर फॉर्म्ड, उसमें हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब ये क्या है कि न्यू केमिकल आर फॉर्म्ड? मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने हाइड्रोजन गैस लिया, मैंने ऑक्सीजन गैस लिया और मैंने क्या करा, ये पानी बना दिया। तो ये क्या है? एक तरह की केमिकल रिएक्शन है और इसको हम केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। देखिए, मैंने परफेक्टली इन्हें अभी नहीं बनाया है, मैंने बैलेंसिंग भी, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा, मैंने इसको बैलेंस भी अभी नहीं किया है। अभी जस्ट हमें क्या समझना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जब कोई दो ऐसी चीज जिनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, जब वो आपस में रिएक्ट करे और कुछ ऐसा नया प्रोडक्ट बनाए, तो उस पूरी ओवरऑल रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा? केमिकल रिएक्शन बोलूंगा उसको मैं। तो केमिकल रिएक्शन के हमारे पार्ट होते हैं। एक तरफ तो होते हैं मेरे रिएक्टेंट और रिएक्टेंट वन, मैंने इसका नाम दे दिया रिएक्टेंट वन। दूसरे का नाम दे दिया मैंने रिएक्टेंट टू। तो ये क्या बनाएगा? कोई न्यू प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? कोई न्यू प्रोडक्ट बनाएगा। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या चीज है? अ प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल्स आर फॉर्म्ड नोन एज केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस टू मेक वाटर, टू मेक वाटर अंडर सम कंडीशन। देखिए, हाइड्रोजन भी क्या है? एक तरह की गैस ही तो है। ऑक्सीजन क्या है? वो भी एक तरह की क्या है? गैस ही है। बट जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो ये हमें क्या देते हैं? ये देते हैं हमें H2O, जिसका स्टेट होता है लिक्विड। देखिए, दो गैस रिएक्ट कर रही है और क्या बना रही है? लिक्विड बना रही है। तो ये क्या बन रहा है? हमारा नया प्रोडक्ट बन रहा है हमारा। तो इस ओवरऑल को मैं क्या बोलूंगा? केमिकल रिएक्शन बोलूंगा इसको, ओवरऑल को मैं। तो एक बार इसको चलो बैलेंस भी मैं कर देता हूं। कई बच्चे कहेंगे कि अनबैलेंस इक्वेशन लिख दिया आपने। तो मैं यहां क्या कर सकता हूं? टू और यहाँ पे टू, चार हाइड्रोजन के हो गए, चार हाइड्रोजन के हो गए, दो ऑक्सीजन के हो गए, दो ऑक्सीजन के हो गए। तो हमारी ये क्या होगी? एक तरह की बैलेंस इक्वेशन बन गई। ये तो क्या है, हमने क्या समझ लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब हम समझेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखिए, सबसे पहली चीज हमने पहले क्या करा? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट करा तो हमें क्या मिला? वाटर मिला। अब मुझे ये तो पता है ये क्या है, एक तरह की केमिकल रिएक्शन है। पर मैं इसको अगर सिंबलाइज्ड फॉर्म में लिखूं, मैं अगर इसे किसमें लिखूं? सिंबलाइज्ड फॉर्म में लिखूं, तो ये केमिकल रिएक्शन एक तरह की केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। जैसे हाइड्रोजन की जगह मैं लिख सकता हूं H2, और ये भी गैस फॉर्म में। ऑक्सीजन के लिए लिख सकता हूं मैं O2, ये भी क्या है मेरी? गैस फॉर्म में। क्या बनाएगा ये? 2H2O लिक्विड फॉर्म में। तो ये क्या बन गई? एक तरह की पूरी ये बन गई मेरी केमिकल इक्वेशन बन गई। क्या बन गई मेरी? ये केमिकल इक्वेशन बन गई है हमारी। तो जब मैं किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबलाइज्ड फॉर्म में लिखूं, किसमें लिखूं? सिंबलाइज्ड फॉर्म में लिखूं, तो उस चीज को मैं बोलता हूं केमिकल इक्वेशन। आगे पढ़ते हैं इसके अंदर। सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद सिंबल्स एंड फॉर्मूला, उसको हम क्या बोलेंगे? एक तरह का केमिकल
इक्वेशन बोलेंगे। ये देखो जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, हाइड्रोजन की जगह मैंने के लिए क्या लिख रखा है, H2 गैस, ऑक्सीजन के लिए लिख रखा है मैंने O2 गैस, वाटर के लिए क्या लिख सकता है मैंने H2O लिक्विड फॉर्म में। बैलेंस करेंगे, देखिए अभी बैलेंसिंग सिखाऊंगा मैं आगे, बट मैं अपनी तरफ से बैलेंस कर देता हूं इसको, ठीक है। तो एक तरह की क्या हो गई है, बैलेंस इक्वेशन बन गई है। अभी इस वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बैलेंसिंग क्या होता है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड के पोर्शन होते हैं हमारे, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक केमिकल इक्वेशन की किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इनको मैं क्या बोलता हूं, रिएक्टेंट्स बोलता हूं। इनको मैं क्या बोलता हूं, रिएक्टेंट्स बोलता हूं। जो मेरे राइट साइड में होता है, राइट साइड में मेरे क्या होता है, जैसे मेरा पानी बना है तो राइट हैंड साइड वालों को मैं क्या बोलता हूं, प्रोडक्ट। राइट हैंड साइड वालों को क्या बोलता हूं मैं, प्रोडक्ट बोलता हूं। लेफ्ट हैंड साइड वालों को क्या बोलता हूं मैं, रिएक्टेंट बोलता हूं। लेफ्ट हैंड साइड वालों को क्या बोलता हूं मैं, रिएक्टेंट बोलता हूं। यहां तक समझ आया सब बच्चों को, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ सिंबल है, जैसे मैंने हाइड्रोजन के नीचे छोटा सा गैस लिखा, ऑक्सीजन के नीचे छोटा सा गैस लिखा, एंड वाटर के नीचे थोड़ा लिक्विड लिखा। अब उसका मीनिंग क्या है, उन जो सिंबल मैंने यूज करे हैं, अगर ए क्यू है, ये क्यू है बेटा, अगर ए क्यू है तो उसके लिए क्या लिखूंगा मैं, ये है सॉल्यूबल इन वाटर, और इसको मैं बोलता हूं एक्वस। इसको क्या बोलता हूं मैं, एक्वस बोलता हूं। जब वो पानी में सॉरी, जब वो पानी में घुला हो। पीपीटी के लिए साइन ये होता है, या तो नीचे निशान बना होगा या उसके नीचे लिखा होगा पीपीटी। तो पीपीटी क्या होता है, प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट कौन सी बला आ गई जी, अभी तो ये पढ़ा रहे थे भाई, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे थे सर, अब प्रेसिपिटेट बताना शुरू कर दिए। तो समझिए, एक गिलास पानी के अंदर मिट्टी घोल दीजिए, ठीक है, पूरा घोल दिया, थोड़ी देर छोड़ दो, तो मिट्टी क्या करेगी, उस ग्लास में नीचे बैठ जाएगी। तो वो एक तरह का क्या है, उस पानी का, ग्लास का करने का क्या है, प्रेसिपिटेट है। जब किसी केमिकल रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर या बीकर के अंदर नीचे बैठ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो वो क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, तो वो सॉल्युबल नहीं होता वाटर के अंदर, तो वो नीचे बैठ जाता है। फुल फॉर्म होता है उसका प्रेसिपिटेट। एस किसके लिए यूज करता हूं मैं, सॉलिड के लिए यूज करता हूं। एल किसके लिए यूज करता हूं मैं, लिक्विड के लिए यूज करता हूं। गैस के लिए मैं क्या यूज करता हूं, जी। गैस के लिए मैं क्या यूज करता हूं, जी यूज करता हूं। और अपवर्ड का एरो यूज करता हूं, और अपवर्ड एरो मैं यूज करता हूं। तो ये मेरा किसके लिए यूज होता है, मेरा गैस के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है मेरा, ये बेटा गैस के लिए यूज होता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। अब ये कुछ आयंस है, ये आयंस ना, एक बार आप वीडियो को पॉज करके देखो। जो मेरे ऑफलाइन मेरे बैच में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को तो मैंने सब कुछ लिखवा चुका हूँ पहले ही, मैं उनको हैंडआउट्स भी, नोट्स भी दे चुका हूँ। तो जो मेरे जो और भी और बच्चे हैं जो पढ़ने आए हैं मेरे चैनल पे कि अच्छे से हम थोड़ा समझ ले चीज को, तो ये वीडियो को पॉज करके ये सारे ना आयंस नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये नेम ऑफ आयंस, सिंबल एंड वैलेंसी, ये एक तरफ है, ये मैं ऊपर कर रहा हूं तो ये नोट करते रहना। ये एक तरफ के लिख लिए, ये ये जो लिखा हुआ ये लेड है, ठीक है, मेरा गलती से थंब आ गया उसके ऊपर, तो वो क्या है, ये लेड है। तो आयरन, फेरिक तक, आयरन थर्ड और फेरिक तक लिखना, ये अलग रो बनेगी। इसके बाद ये लिखना है नॉन मेटेलिक और सिंबल, नॉन मेटेलिक और सिंबल। तो ये मेरा H प्लस है, ये हाइड्रोजन के साथ क्या है मेरा, H प्लस है। तो ये हाइड्राइड हो गया, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, ठीक है, ये दोनों नोट कर लिए। इसके बाद ये लिखना पॉलीएटॉमिक सिंबल आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस और सिंबल, जैसे एमोनियम, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट एंड फोस्फेट, इसका अलग कॉलम बनाइए। अब आप कहोगे सर जी आपने याद तो करा दिए इतने सारे आयन मुझे, ठीक है, और मेरा दिमाग भी घूम गया भैया क्या पढ़ा दिया ये, ठीक है, इतना याद करा दिया सर जी ने, इसका पर करे क्या हम, इसका अब ये करेंगे। कुछ कंपाउंड्स होते हैं, कुछ कंपाउंड्स होते हैं, उनके फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये सिंबल विद आयन याद कर ली हो, सिंबल विद वैलेंसी आपने याद कर लिया हो, तो
आपको न्यू कंपाउंड बनाने में बहुत इजी रहेगा। वो हम नेक्स्ट कंसेप्ट में करेंगे। अब जैसे एग्जांपल मैं देता हूं NaCl का। अब मुझे बनाना है सोडियम क्लोराइड का सिंबलाइज्ड फॉर्मूला बनाना है। मुझे सोडियम क्लोराइड का क्या बनाना है? सिंबलाइज्ड फॉर्मूला बनाना है। तो इसमें मैं क्या करूंगा? सोडियम का मेरा होता है Na+, क्लोराइड का होता है मेरा Cl-, ठीक है। तो इसको मैं +1 और -1 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। क्लोरीन की वैलेंसी से सोडियम को मल्टीप्लाई कर दो, सोडियम की वैलेंसी से क्लोरीन को मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा क्या कंपाउंड बनेगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड का हमारा फॉर्मूला बन गया। ये तो चलो खैर ये तो याद भी हो जाएंगे। कुछ ऐसे जो हमें वैसे तो मोस्टली याद हो जाते हैं, पर अगर मान लो एग्जाम में याद ना आए बट वैलेंसी आपको याद हो उस एलिमेंट की या नॉन मेटेलिक कंपाउंड की, तो आप किसी कंपाउंड का इजीली से फॉर्मूला बना सकते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, आपका लेता हूं एल्यूमिनियम क्लोराइड। मैं आपका क्या लेता हूं? एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का हम फॉर्मूला लिख लेंगे Al3+, हम क्या लिख लेंगे? Al3+। क्लोराइड का लिख लेंगे हम Cl-, हम क्लोरीन का लिख लेंगे Cl-1। अब वही सेम चीज, क्लोरीन की वैलेंसी से एल्यूमिनियम को मल्टीप्लाई कर दो, एल्यूमिनियम की वैलेंसी से क्लोरीन को मल्टीप्लाई कर दो। 1 से एल्यूमिनियम को मल्टीप्लाई करेंगे तो Al का Al ही रहेगा, 3 से Cl को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? Cl3। तो हमारे क्या बन गया? एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। हमारा ये क्या बन गया? एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया, और उसका हमारा फॉर्मूला बन गया AlCl3, और इसका हमारा फॉर्मूला बन गया AlCl3। अब ऐसे ही कुछ और कंपाउंड्स है, इसके आप खुद बनाइए। ये देखिए मैंने कुछ पिक्चर का लगा रखा है, थोड़ी बेडशीट भी देखिए इसमें आ गई है। तो ये हमारा सोडियम क्लोराइड है, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये फेरस सल्फेट है, एंड ये लेड नाइट्रेट है। तो एक बार इनके कंपाउंड बना के देखिए, खुद खुद इसको कीजिए, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा इसके अंदर। अब हम पढ़ेंगे किसी इक्वेशन को बैलेंस करना, किसी इक्वेशन को बैलेंस करना। अब बैलेंसिंग क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या चीज होती है, अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ केमिकल इक्वेशन शुड बी सेम ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अच्छा सर जी आपने लिख तो दिया पैराग्राफ में, पल्ले कुछ नहीं पढ़ा मेरे, ठीक है। सिंपल सी चीज है, जितना मैं लेफ्ट हैंड साइड में कौन होता है? रिएक्टेंट होता है। जितने मेरे रिएक्टेंट में एलिमेंट होंगे उतने ही एलिमेंट, जितने मेरे प्रोडक्ट में होंगे उतने ही मुझे चाहिए। थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने ए बी से समझा रहा हूं, अभी मैं कोई एलिमेंट नहीं ले रहा, मैं ए बी से समझा रहा हूं। मैंने 2 एटम्स तो ले लिए ए के, और 2 एटम्स ले लिए B2 के, और ये मेरा क्या बन गया? मेरा ये बन गया कंपाउंड बन गया AB, मेरा प्रोडक्ट बन गया AB। ये प्रोडक्ट है, और ये क्या है? रिएक्टेंट है। ये क्या है? LHS है, ये क्या है? RHS है। तो मेरे, अब ध्यान से देखो, यहां पे तो A के कितने कंपाउंड है, सॉरी A की क्वांटिटी कितनी है? 2। यहाँ पे AB में A की क्वांटिटी कितनी है? 1, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सेम करने के लिए, अब यहाँ पे भी देखो B की क्वांटिटी कितनी है? 2, यहाँ पे B की क्वांटिटी कितनी है? 1। तो मैंने क्या कहा था, जितना एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में है उतना ही एलिमेंट राइट हैंड साइड में होना चाहिए। तो मैं इसको क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ध्यान से देखो, 2 A के एलिमेंट्स है, यहाँ पे 2 A के एलिमेंट्स है, यहाँ पे B के 2 हमारे एटम्स हो गए, और यहाँ पे मेरे B के 2 हो गए। तो ये क्या बन गई? एक तरह की मेरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई है मेरी। अब बैलेंस क्यों करा जाए? अब भाई सर जी आपने ये तो समझा दिया
बैलेंस करो बैलेंस करो बैलेंस करो, बट करे क्यों, क्यों करे ये समझाते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है वाई बैलेंस की। तो वाई बैलेंस में हमारा आता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब ये क्या चीज है सर जी, क्या आपने क्या डाल दिया दिमाग में? तो अब इसमें देखते हैं, अगर मैं A2 में लेता हूं, अगर मैं A2 लेता हूं 4 ग्राम, अगर मैं A2 लेता हूं 4 ग्राम, अगर मैं B2 लेता हूं 6 ग्राम, अगर मैं B2 लेता हूं 6 ग्राम, तो AB मेरा क्या बनना चाहिए? 4 + 6 = 10 ग्राम। AB मेरा कितना बनना चाहिए? सॉरी, AB मेरा कितना बनना चाहिए? 10 ग्राम्स बनना चाहिए। तो इसको कहते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। टोटल मास कितना हो जाएगा? 4 और 6 10, शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, जो AB का कितना बना हमारा? 10 ग्राम बना। अब दूसरी पॉइंट क्या है वाई बैलेंस का? भैया कुछ और भी तो होना चाहिए, सिर्फ एक लाइन से थोड़ा कम चलेगा। ठीक है, अभी आता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमारा क्या आता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें आया मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। ना तो मास को हम खत्म कर सकते, ना कोई नया मास बना सकते। जनरल एक लाइन है, याद कर लो, रट्टा मार लो। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। अब बैलेंसिंग के कुछ क्वेश्चन कर ले, हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ये फर्स्ट वाला तो मुझे लग रहा है सबने देख लिया है कि कैसे बैलेंस हुआ है। हम चलो सेकंड से स्टार्ट करते हैं। अब देखो बैलेंसिंग की हम एक ट्रिक देखते हैं। एक तरह से किसी इक्वेशन को बिना वो चार्ट वार्ट बनाए दिमाग खराब हो जाता है ना, वो एक एनसीईआरटी में कुछ सिखा रखा है, पूरा बॉक्स सा बनाते हैं 4 + 5। भैया मेरे बल्ले तो पड़ा नहीं। तो एक और मेथड से एक बार ट्राई करके देखते हैं कि उससे कर ले जरा हम। देखो हमें लेफ्ट हैंड साइड से चलना है किसी केमिकल इक्वेशन से। हम एल्यूमिनियम उठाएंगे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। ठीक है, हमारे पास कितने हैं? 4 एलिमेंट्स है। कौन कौन से? एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है। तो लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे रिएक्टेंट में। एक मैं करूंगा, दूसरा तुम खुद करना। यहाँ पे एल्यूमिनियम के कितने हैं? 2 है जी। जी हमें तो Al2 दिख रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? एल्यूमिनियम के कितने हैं? जी 2 है जी एल्यूमिनियम के। और यहाँ पे कितने एल्यूमिनियम के? जी सर जी एक ही दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम के यहाँ पे कितने हैं? 2। यहाँ पे एल्यूमिनियम के कितने हैं? 2। तो एल्यूमिनियम तो मेरा बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम बैलेंस हुआ। एक बार मैं स्क्रीन देखूं, फोकस हो रही है? हाँ बेटा फोकस तो हो रही है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के मेरे 2 हो गए। अब मैं उठाऊंगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के भाई साहब मेरे कितने हैं इसके अंदर? जी सर जी ऑक्सीजन के तो 3 है जी। ठीक है, अब मैं देखूंगा प्रोडक्ट में कितने हैं। यहाँ पे कहोगे भाई ऑक्सीजन के कितने हैं? ऑक्सीजन का सर जी एक ही दिख रहा है। तो मैं इसमें क्या करूंगा? इसको मैं या प्लस लिख देता हूं। इसको मैं क्या करूंगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मैं देखूंगा यहाँ पे एल्यूमिनियम के कितने हैं? 3। सॉरी, यहाँ पे एल्यूमिनियम के कितने हो गए? 2। ये तो मेरा पहले हो गया था। यहाँ मेरे ऑक्सीजन के कितने हो गए? 3। यहाँ पे मेरे ऑक्सीजन के अब कितने हो गए? 3 इंटू सिंगल ऑक्सीजन तो कितने हो गए? 3 ऑक्सीजन। भैया मैंने तो ऑक्सीजन भी बैलेंस कर दिया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। जी सर जी यहाँ पे हाइड्रोजन तो 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 3 दूनी 6 है। हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए। तो मैं यहां से 6 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको। 6 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं इस चीज को मैं? हाँ जी सर जी कर सकते हो 6 से मल्टीप्लाई आप
आप तो सब कुछ कर सकते हो, जहां पलट सकते हो। तो इधर मेरे हो गए 6। अब मैं उठाऊंगा क्लोरीन। अब क्लोरीन के मेरे कितने हैं? 6। क्लोरीन के मेरे कितने हैं? 3 यहाँ पे है ना, 2 क्या लगा रखा है, तो 3 टू द 6। अब दोबारा आएंगे घूम के स्टार्टिंग से। अब देखो एल्यूमिनियम के कितने हैं? 2। एल्यूमिनियम के कितने हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने हैं? 3। ऑक्सीजन के कितने हैं? ये 3 मल्टीप्लाई में H2O के साथ ऑक्सीजन के कितने बन गए मेरे? 3। हाइड्रोजन के कितने हैं? 6। हाइड्रोजन के कितने हैं? 3 3 टू द 6। क्लोरीन के कितने हैं? 6। क्लोरीन के कितने हैं? 6। तो ये मेरी कितनी हो क्या हो गई? जी जी सर जी, बैलेंस हो गई जी। हुई नहीं हुई बच्चों? तो ऐसा करो, क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बैलेंस करो, मैं उससे नेक्स्ट वाला बैलेंस कराऊंगा। ये वाला आप खुद करेंगे बैलेंस। मैं आपका फोर्थ वाला कराता हूं, ठीक है। अब बात आती है फोर्थ की। मैं देखूंगा भाई बेरियम का 1 है व बेरियम का 1 है, बी तो मेरा हो गया क्या? बैलेंस हो गया। अब क्या क्लोरीन के 2 है या क्लोरीन के कितने हैं? 3 है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहाँ पे क्या करता हूं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहाँ पे क्लोरीन के कितने हो गए? 6 हो गए जी सर। और यहाँ पे क्लोरीन के कितने हो गए? 6 होगी सर। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया? क्लोरीन भी क्या हुआ? क्लोरीन भी मेरा बैलेंस हो गया। अब मैं आऊंगा एल्यूमिनियम पे। एल्यूमिनियम के मेरे कितने हैं यहाँ पे? 2 है जी। एल्यूमिनियम के कितने हैं? 2 है जी। प्रोडक्ट में देखो एल्यूमिनियम के कितने हैं? 2 से मल्टीप्लाई करा है तो ये कितने हैं जी? 2 है जी, हो गया, सही है। अब सल्फर का कितना है मेरा? सल्फर का 1 किसने बोला? मुझे सुनाई दे गया किसी ने 1 बोला है। सल्फर के भैया पूरा ब्रैकेट में है, तो सल्फर के कितने हैं? 3 है जी। ओह गलती से 4 लगी। सल्फर के कितने हैं? 3 है जी। तो इसको मैं क्या करूंगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो या सल्फर के 3 हो गए, यहाँ पे सल्फर के कितने हो गए? 3 हो गए सर जी। ठीक है। अब ऑक्सीजन के बताओ भैया, ऑक्सीजन के कितने हैं? जल्दी जल्दी फटाफट देखो, ध्यान से देखो। अंदर 4 है, बाहर ब्रैकेट में 3 है। तो ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? 12। ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? 12। तो ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे तो सर जी 4 है, पर मुझे 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 3 4 द 12। ऑक्सीजन भी क्या हो गए मेरे? अरे सर जी बैलेंस कर दिया जी आपने तो। दोबारा देखते हैं, टैली कर लेते हैं एक बार जी। बेरियम के कितने हैं? 3। बेरियम के कितने हैं? 3। क्लोरीन के कितने हैं? 6। क्लोरीन के कितने हैं? 6। ठीक है। एल्यूमिनियम के कितने हैं? 2। एल्यूमिनियम के कितने हैं? 2। सल्फर के कितने हैं? 3। सल्फर के कितने हैं? 3। ऑक्सीजन कितने हैं? 12। ऑक्सीजन के तो 12। अरे सर जी मजा आ गया, आपने तो गजब ढा दिया, इतना इजी कंसेप्ट सिखा दिया सर जी ने। ठीक है। और भाई साहब इजी कंसेप्ट सिखा दिया, अब ये करो खुद और कमेंट में लिखो कि क्या बना, लिख के आ दो। कैसे लिखोगे सारा करके, फोटो डाल देना, कुछ कर देना। यस लिख दो चलो कमेंट में, अगर आपसे ये सॉल्व हो गया है तो क्या लिखोगे? यस लिखोगे। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन आया सीबीएसई 2025 में, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। एक हमें केमिकल इक्वेशन दे दी है। अब वो कह रहा है इसमें P की वैल्यू निकालो, Q की वैल्यू निकालो, R की वैल्यू निकालो और S की वैल्यू निकालो। इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है कि भैया इस केमिकल इक्वेशन को करो बैलेंस। अब बैलेंस करने के लिए जो भी हम P Q R S में पुट करेंगे वो P Q R S की वैल्यू होगी। ठीक है ना। चलो करते हैं एक बार यार क्वेश्चन। ये मैंने चलो नीचे पहले ही लिख रखा है। यहाँ पे मेरा एल्यूमिनियम का 1 है, यहाँ पे मेरे एल्यूमिनियम के 2 है, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अब आगे आऊंगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 है, तो भैया ये तो बैलेंस है। यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन का क्या है? 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने? 3 है, तो मुझे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब दोबारा फिर से घूम के आऊंगा मैं, 2 एल्यूमिनियम के, 2 एल्यूमिनियम के, 6 हाइड्रोजन के, भाई साहब 6 हाइड्रोजन के, 3 ऑक्सीजन के, 3 ऑक्सीजन के, तो ये बैलेंस हो गई है। तो P की जगह मैंने पुट करा है 2, Q की जगह मैंने पुट करा है 3 और R की जगह मैंने कुछ पुट नहीं करा तो उसकी वैल्यू 1 रहेगी और S की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर इतना। अब आप कीजिए ये वाला क्वेश्चन खुद घर पे
और सॉल्व हो गया है तो यस सर लिख दीजिए, यस सर सैल्यूट भी मार देने के साथ में, ठीक है। ये मैंगनीज है, MN है ये, ठीक है। मेरी थोड़ी राइटिंग वैसे है, कहोगे सर आप टाइप करके पढ़ा देते यार। अरे टाइप करने का बेटा टाइम नहीं मिला, तो इसलिए मैंने जो हाथ पे मेरे नोट्स थे फोटो खींची और PDF बना के उसी से पढ़ा रहा हूँ। अब कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये एक क्वेश्चन आया हुआ है 2025 में। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए, हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए। नेम एंड स्टेट द लॉ दैट सजेस्ट द बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। पहला क्वेश्चन का पार्ट ये है कि हमें केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों करनी चाहिए। दूसरा वो कह रहा है ऐसा जो भी लॉ है उसको नेम करो और उसकी स्टेटमेंट लिखो कि वो लॉ क्या कहता है। तो भैया देखते हैं इसका आंसर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन बेटा पॉज करके लिख लेना, फटाफट मैं खींच रहा हूं। आंसर क्या है, सो दैट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, पहले उसने पूछा था भाई क्यों करना चाहिए बैलेंस, हम बताएंगे। सो दैट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है भैया। रिकॉर्डिंग में साफ तो आ रहा है, हाँ साफ है बिल्कुल। ठीक है, तो क्या है, सो दैट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब वो कह रहे हैं लॉ बताओ भैया किस कानून के तहत तुमने ये क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो हमारे साइंस में क्या कानून बताते हैं, लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है लॉ का नाम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या स्टेटमेंट है उसकी, क्या बताता है वो लॉ, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। ठीक है, लिख लो फटाफट पॉज करके। अब इसमें अच्छा एक चीज और पूछिए इसमें, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके दिखाओ। वो कह रहा है भाई तुम्हारी अगर मजाल है तुम कर सकते हो तो करके दिखाओ, क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम बताते भैया कर सकते नहीं कर सकते। भैया ये एक जिंक का यहाँ पे है या 3 जिंक के है, तुम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे बढ़ेंगे जी। 3 हाइड्रोजन के है, यहाँ पे कितने हैं 2 हाइड्रोजन के हैं, तो मैं क्या करूंगा 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 6 हाइड्रोजन के हो गए और 6 हाइड्रोजन के हो गए, 2 फॉस्फोरस के हो गए, 2 फॉस्फोरस के हो गए, 8 ऑक्सीजन के हो गए और 8 ऑक्सीजन के हो गए। अब दोबारा वापस आएंगे, जिंक के कितने हैं मेरे, लेफ्ट हैंड ऐसे लिख लेता हूं चलो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक है, जिंक के कितने हैं मेरे 3 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जिंक के कितने हैं 3, बैलेंस हो गया जिंक। हाइड्रोजन की बात आती है, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं 6 है, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं मेरे 6 है, राइट हैंड साइड में कितने हैं मेरे 6 है, हाइड्रोजन भी मेरा बैलेंस हो गया। बात आती है फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस के मेरे 2 है क्योंकि 2 से पूरा मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो फॉस्फोरस के कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। या फॉस्फोरस के कितने हैं, पूरा ब्रैकेट में है, ब्रैकेट खोलूंगा तो फॉस्फोरस के भी कितने बन जाएंगे 2 बन जाएंगे। भैया फॉस्फोरस भी बैलेंस हो गया। अब वो कह रहा है बचा मेरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मेरे कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 8 है, राइट हैंड साइड में मेरे कितने हैं ऑक्सीजन के, वो भी भैया 8 है। तो भैया ये कहते तुम करना है तुम करके दिखाओ, तो जी हमने करके दिखा दिया बैलेंस। ठीक है, अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक, किसी केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक बताओ भैया वो कैसा दिखता है, ऊंचा है लंबा है नाटा है छोटा है, नहीं जी ऐसे नहीं बताना हमें, अलग अलग चीज होती है। जैसे मैं कई भाई 4-5 लड़कों को खड़ा कर दूं, उनका बताऊं ये ऐसा दिखता है, इसने ऐसे कलर के कपड़े पहन रखे हैं, इसके बाल लंबे हैं, इसके बाल छोटे हैं, ये गंजा पटेल है, तो आ, हम वो चीज इसमें नहीं लगाएंगे। बट कुछ चीजें ऐसी होती है जिससे हम किसी केमिकल रिएक्शन को या केमिकल इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं। उसको याद करने का तरीका है फैक्ट्स। उसको कैसे याद करने का तरीका है, फैक्ट्स, FECTS। क्या याद करने का तरीका है, फैक्ट्स, FECTS। एफ से होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, केमिकल इक्वेशन प्रेसिपिटेट बनाती है या नहीं बनाती है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, भैया गैस निकल रही है नहीं निकल रही,
इक्वेशन में से वाली गैस नहीं बेटा, ठीक है। फिर आता है कलर चेंज। रंग तो बहुत बदले थे हमारे दोस्तों ने, बट हम किसका रंग देखेंगे यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन का देखेंगे। तो कलर चेंज की केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें कलर पहले क्या था और बाद में क्या है। टेम्परेचर चेंज, भैया गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, कोई भी हो रहा है, पता चलेगा उससे। फिर आता है स्टेट चेंज, पहले गैस था फिर लिक्विड में हो गया, या लिक्विड था गैस में हो गया, गैस था सॉलिड में हो गया, तो क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ चेंज। तो इन 5 तरीकों से हम किसी केमिकल रिएक्शन की क्या बता सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, प्लीज चेंज द स्लाइड। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या आता है हमारा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए जी, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रामू शामू बाबू, अरे नहीं ये नहीं, क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तुम भी कहते हो यार सर कुछ भी बोलते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। अब मजा भी तो आना चाहिए थोड़ा बहुत पढ़ने में, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट होगा। दूसरा आएगा हमारा, क्या आएगा भैया, कईयों ने पढ़ रखा होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा क्या आएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा क्या होगा, तेज बोलो मेरे कोचिंग तक आवाज आनी चाहिए तुम सबकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा क्या आएगा मेरा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। साउंड बेटा आ जाना चाहिए मेरा, ठीक है। तीसरा क्या आ जाएगा मेरा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा आ जाएगा मेरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा आ जाएगा मेरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमें क्या करना है, 4 टाइप्स की एक केमिकल रिएक्शन पढ़नी है। मेरे साथ साथ दोहराएंगे सबके साथ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बोलिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, स्क्रीन पे साफ नजर आ रहा है, हाँ साफ नजर आ रहा है, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। When two or more reactant combine to form a single product, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स हो। रिएक्टेंट मैंने क्या बताया था, जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। जो राइट हैंड साइड में होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करे और एक ही सिंगल प्रोडक्ट मिले, मुझे मुझे क्या मिले, एक ही सिंगल प्रोडक्ट मिले, तो उसको मैं बोलता हूं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मैंने एग्जांपल, एज एन एग्जांपल, दो रिएक्टेंट ले लिए, रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी। मेरा एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है सी। तो एक तरह का ये क्या है, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है बेटा, ठीक है। अब दो से ज्यादा ले लिए, पी क्यू आर, 3 रिएक्टेंट ले लिए, आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए। क्या मिल गया मुझे, एक्स मिल गया। ये क्या है बेटा जी, सिंगल प्रोडक्ट है सर जी, ठीक है। तो एक तरह के क्या बन गया जी सर जी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन गया जी, ठीक है। अब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। भाई ए बी सी डी करके तो मैंने पढ़ा दिया क्या है एग्जाम, ये पर बिना केमिकल रिएक्शन लिखे, बिना केमिकल इक्वेशन लिखे कभी मार्क्स मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। तो भैया कुछ हमें केमिकल इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी एग्जाम्पल में। देखो बेटा, ये तो माथे पे लिख लो बेटा अपने। अगर साइंस का पेपर दे रहे हो और उसमें कोई केमिस्ट्री का तुम्हारा चैप्टर है, अगर केमिकल रिएक्शन नहीं लिखोगे तो तुम्हारे हाफ ही मार्क्स मिलेंगे। अगर केमिकल रिएक्शन लिखोगे तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अब हम आगे पढ़ते हैं इसके अंदर, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो जब भी क्वेश्चन आए कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझाने के लिए, भैया समझा दिया, इतना कुछ सर ने लिखवाया है तो हम लिख देंगे। फिर एक एग्जांपल दे दो, एक या दे दो, दो दे दो। मैं तो 2 एग्जांपल दूंगा तुम्हें जो हमारे एनसीईआरटी में है। एक तो है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन और दूसरा है क्विक लाइम, ठीक है। दूसरा क्या है, क्विक लाइम है हमारा, ठीक है।
ठीक है बेटा। अब हम पढ़ेंगे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर केमिकल रिएक्शन नहीं लिखोगे तो भैया हाफ मार्क्स मिलेंगे, तो आपको केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो पहले मैं समझा देता हूं। आपके स्कूल में भी साइंस वाले टीचर साहब ने करा होगा, एक मैग्नीशियम रिबन लिया होगा हाथ में, उसको क्या करा होगा, थोड़ा एक सैंड पेपर से रब किया होगा, फिर उसका क्या होगा, उसको जलाया होगा, और वो जैसे वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग तो देखी होगी, जैसे वेल्डिंग करते हैं तो ऐसी चमक धमक करके, चमक क्या, व्हाइट कलर की उसमें से फ्लेम निकल रही होगी, थोड़ी डैजलिंग होगी, तेज लग रही होगी आंखों में, तो वैसे जल रहा होगा और एक व्हाइट कलर का पाउडर निकल रहा होगा। ठीक है, तो एक पूरी पूरी केमिकल रिएक्शन है। जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं, हीट देते हैं, तो वो जलने लगता है। पर हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, भरपूर तरह की एयर है, एयर में क्या है, ऑक्सीजन भी है। तो ये मैग्नीशियम जब जलता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो उसमें से जो व्हाइट कलर का पाउडर नीचे गिर रहा था उस एक्सपेरिमेंट में, आप यूट्यूब पे भी कहीं पे भी एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं मैग्नीशियम रिबन का, जो व्हाइट कलर का पाउडर गिर रहा है उसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो उसी की केमिकल रिएक्शन है ये। हमने मैग्नीशियम रिबन लिया जिसका सिंबल होता है Mg, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको हम जला रहे हैं, तो किसके प्रेजेंस में जल रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है। हम उसको ऑक्सीजन दे नहीं रहे क्योंकि एयर तो भैया, एयर में ऑक्सीजन पहले से ही है। तो ये क्या हो, आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, और हमें क्या बनाएंगे, एक व्हाइट कलर का पाउडर मिलेगा, व्हाइट पाउडर मिलेगा, वो वाला व्हाइट पाउडर नहीं, नहीं नहीं गंदी बात, नशे नहीं करते। ठीक है, ये दूसरा वाला व्हाइट पाउडर है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा बेटा। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, और बहुत ज्यादा क्या मिलेगी, हीट निकलेगी, बहुत ज्यादा क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। तो ये पूरी केमिकल रिएक्शन है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक ग्रेट एग्जांपल है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है इसके अंदर, मैग्नीशियम बर्न्स विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। फ्लेम कैसी होती है, डेजलिंग व्हाइट होती है, बहुत चमकीली तरह की सफेद होती है। फिर आता है हमारा, अब व्हाइट MgO, भाई जलाया तो क्या मिला, व्हाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर मिला। ठीक है, हमें वॉच ग्लास, वही प्लेट नीचे रख देते हैं, उस प्लेट पे व्हाइट पाउडर गिरता है, तो वॉच ग्लास वही है। अब व्हाइट MgO पाउडर इन वॉच ग्लास गिरेगा। थर्ड, हीट एनर्जी रिलीजेस, हीट काफी निकलेगी, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। चौथा, एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट निकल रही है, क्या हो रहा है, हीट निकल रही है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक बताओ, एंडोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक में, हाँ भाई सुनाई दे गया मुझे, सब बच्चों ने बोला हम हीट देते हैं, जब हीट देंगे तो एंडोथर्मिक होगा, जब हीट निकलेगी तो एक्सोथर्मिक होगा। तो ये किस तरह का है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस पे कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं सीबीएसई में। वाई डू वी रब मैग्नीशियम विथ सैंड पेपर, मैग्नीशियम को हम एक्सपेरिमेंट से पहले सैंड पेपर से, रेगमार से क्यों रब करते हैं। अब क्यों रब करते हैं, अब देखो मैग्नीशियम रिबन है, उस मैग्नीशियम रिबन को मैं ऐसे खुला रख दूं टेबल के ऊपर, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा बेटा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। और उस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, उस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या होगा, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी।
तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ना मैग्नीशियम को जलने में थोड़ी दिक्कत देगा। तो इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैग्नीशियम स्ट्रिप को सैंड पेपर से रब करते हैं, जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो लेयर बनी थी मैग्नीशियम स्ट्रिप के ऊपर, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हट जाए। ठीक है, तो सिंपली ये इसका एग्जांपल आंसर, टू रिमूव एनी लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन मैग्नीशियम रिबन। अब आता है क्विक लाइम। ठीक है, क्विक लाइम इन वाटर। क्विक लाइम का हमारा फॉर्मूला होता है, सबके सब याद कर लो, CaO। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaO। सब दोहराएंगे 10 बार। देखो वीडियो को पॉज करो और 10 बार रिपीट करो। क्विक लाइम इज इक्वल टू CaO, क्विक लाइम इज इक्वल टू CaO, क्विक लाइम इज इक्वल टू CaO। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। अब जब हम क्विक लाइम को जो सॉलिड फॉर्म में है उसको पानी में घोल दे, उसको क्या करते हैं? पानी में घोल दे, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है स्लेग लाइम। हमें क्या मिलता है? स्लेग लाइम मिलता है। उसका फॉर्मूला क्या है हमारा? CaOH ट्वाइस। उसका क्या फॉर्मूला है हमारा? CaOH ट्वाइस। इसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बेटा हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो जब हम क्विक लाइम को, जो इसको फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड, को पानी में घोलते हैं तो हमें स्लेग लाइम मिलता है, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो हमें स्लेग लाइम मिलता है और बहुत ज्यादा हीट मिलती है। स्लेग लाइम मिलता है और बहुत ज्यादा हीट मिलती है। देखो आज के जमाने में तो भाई बना बनाया पेंट आता है, पेंटर आता है, उसको थोड़ा घोलता है, थोड़ा कलर उसमें मिक्स करता है और आपके दीवारें पेंट कर देता है। बट 15-20 या 10 साल पहले क्या करते थे लोग? क्विक लाइम को क्या करते थे? पानी के अंदर घोल देते थे। क्विक लाइम को क्या करते थे? पानी के अंदर घोल देते थे। ठीक है, और उसका घोल बना के उससे पेंट करते थे। घोल किसका बनता था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जिसको हम बोलते हैं स्लेग लाइम। तो स्लेग लाइम का जो पेंट बनता था उससे हम दीवारें क्या करते थे? पेंट करते थे। समझ आया इसके अंदर? अब ये जो रिएक्शन है ना, ये काफी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसमें क्या होता था कि उसको अगर पानी में डालते थे क्विक लाइम को, तो मतलब जो पेंटर होते हैं ना उनके हाथों में ना छाले भी पड़ जाते थे, कि इतना गर्म पेंट होता था वो। समझ रहे हो? उससे क्या होता था? छाले भी पड़ जाते थे, कि बहुत ज्यादा गर्म पेंट होता था। तो बच्चों ये पॉज करके फटाफट लिख लो केमिकल इक्वेशन। मैं सामने से हट जाता हूं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके लिए? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे पहले ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दोबारा रिपीट करेंगे, ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट मिल रही है। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ मिक्स कर रहे हो, मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है और साथ में हीट मिल रही है, तो मेरा क्या बन गया? एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन गया। क्विक लाइम रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर, काफी तेजी से, जैसे मतलब उबल के बाहर गिर जाएगा ना, इस टाइप से जो क्विक लाइम है पानी के साथ रिएक्ट करता है। इसलिए क्विक लाइम को क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा डालते हैं। क्विक लाइम को क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा पानी में डालते हैं। वाटर सॉरी क्विक लाइम में हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हैं। क्विक लाइम में क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हैं। वाटर एडिड स्लोली बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, मतलब इतना एक्सोथर्मिक होता है कि वो छींटा भी मार सकता है। तो इसलिए पानी क्या करते हैं? धीरे धीरे घोलते हैं और साथ साथ डंडे से
मिक्स करते रहते हैं, जिससे हमारा एक एक्वस सोल्यूशन बन जाता है पेंट का। और वो पेंट कौन सा होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, ये एक तरह की कौन सी रिएक्शन है? ये एक तरह की है कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक तरह की कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक तरह की कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जो एक क्विक लाइन है CaO कहाँ यूज होता है? इज यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट, इज यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट। नीचे फॉर्मूला लिख रखा, मैंने ऊपर ही लिखवा दिया था वैसे लास्ट में तुम्हें। कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaOH ट्वाइस होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब भाई साहब ये देखो, ये छोटा सा डायग्राम बना रखा है, पता नहीं कैसी मेरी ड्राइंग है, फिर भी काम चला लेना बेटा। ठीक है, इस ड्राइंग से कि छोटे छोटे मैंने कैल्शियम ऑक्साइड के क्या डाल रखे हैं इसके अंदर, मतलब पार्टिकल से डाल रखे हैं पानी के अंदर। और मैं देखूंगा कि काफी सारे क्या निकलेंगे इसके अंदर, काफी सारे बुलबुले निकलेंगे। क्या निकलेंगे? बुलबुले निकलेंगे। मतलब रिएक्शन हो रहा होता है पानी के साथ और हमें क्या मिल रहा होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन मिल रहा होता है हमें। अब व्हाइट वॉश वॉल होती है। ठीक है, क्या होती है? व्हाइट वॉश वॉल। ठीक है, अब क्विकलाइन को मैंने पानी में डाल दिया। ठीक है, उससे मेरा क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मैं क्या करूंगा सोल्यूशन से? उसको मैं दीवारों पे क्या करूंगा भैया? पेंट कर दूंगा। उससे दीवारों पे क्या करूंगा मैं? पेंट कर दूंगा। ठीक है, अब आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा वो ये देखते हैं। CaOH2 calcium hydroxide solution is used for whitewashing walls. Calcium hydroxide solution is used for whitewashing walls. It reacts slowly with carbon dioxide from air. चलो एक तरह का मैं समरी बताता हूं। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को से पेंट करते हैं दीवारों पे, तो जो कैल्शियम पहले तो ले सकता है डल डल सी दीवार है, अब क्या मिट्टी सी पोत दी दीवार पे, समझ रहे हो ना? तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? ये धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्ट करता है। उससे क्या करता है? रिएक्ट करता है और हमें क्या देता है? कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर दे देता है वॉल पे। कैल्शियम कार्बोनेट की, अभी मेरे लेफ्ट साइड पे वॉल है तुम्हें दिख नहीं रही होगी, तो इसके ऊपर वॉल के ऊपर कौन सी लेयर दे देगा? कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना देगा। CO2 के साथ रिएक्ट करके जो हमें एक शाइनी लेयर दे देगी वॉल के ऊपर और हमारी दीवार ऐसे लगेगी चमक सी गई। ठीक है, तो यही है हमारे इसके अंदर। इट रिएक्ट स्लोली विथ CO2 फ्रॉम एयर। CaCO3 इज फॉर्म्ड इन 2 to 3 days ऑन द वॉल। ठीक है, दिस लेयर ऑफ CaCO3 गिव्स शाइनी वॉल। दिस लेयर ऑफ CaCO3 गिव्स शाइनी वॉल। मेरे स्क्रीन पे रिफ्लेक्शन दिख रही है। अच्छा, वो बाहर मेरे कोचिंग के बाहर थोड़ा ट्रैफिक सा चलता है तो उसके में भी आस्ती आ रही हो। ठीक है, अब इसके हम क्या देखेंगे? केमिकल रिएक्शन देखेंगे। देखो मैंने क्या कहा था, बिना केमिकल रिएक्शन लिखे हमारा केमिस्ट्री का आंसर अधूरा है। अगर केमिकल रिएक्शन नहीं लिखोगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? हाफ मार्क्स मिलेंगे। अगर केमिकल रिएक्शन भी लिखोगे थ्योरी के साथ तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें हमने एक फॉर्मूला है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस एक्वस है। ठीक है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? जब हम दीवार पे, ये हमने क्या करा? इसको वॉल पे पेंट कर दिया। वॉल को हमने क्या कर दिया? पेंट कर दिया। किससे कर दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कर दिया। अभी हमने वॉल पे पेंट कर दिया तो ये किसके साथ रिएक्ट होगा? ऑटोमेटिकली CO2 के साथ। तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये CO2 के साथ रिएक्ट करेगा। तो हमें क्या देगा? ये हमें क्या देगा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हमें क्या देगा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 देगा बेटा।
ठीक है, CaCO3 को क्या बोलते हैं हम? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। और हमें क्या देगा? थोड़ी थोड़ी सी ना पानी की बूंदे भी दिखेगी उसके ऊपर, थोड़ी थोड़ी सी क्या दिखेगी? पानी की बूंदे भी दिखेगी। तो वो क्या है हमारा? H2O, वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेगी। तो पूरी की पूरी एक बार रिएक्शन याद कर लेते हैं। जब हम क्विक लाइम को पानी के अंदर ऐड करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट। फिर इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करते हैं? हम अपनी दीवारों पे पेंट करते हैं इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो जब हमने पेंट कर दिया तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में जो CO2 होता है उसके साथ रिएक्ट हो जाता है। तो रिएक्शन के बाद हमें क्या देगा? बोलो जल्दी फटाफट। CaCO3 देगा। CaCO3 क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट देगा। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है यही हमारे वॉल्स को क्या देगा? शाइनी लुक देगा। ठीक है, और छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे तो हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो इस पार्ट में मैंने क्या कर दिया? पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट कर दिया। ठीक है बेटा। कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर आगे। मेरा गला भी सूख गया थे तेज फटाफट बोलते बोलते। ठीक है, तो अदर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लो और ये लिख भी लो, क्योंकि आता है फॉर्म में डिस्टिंग्विश करना या मैच द फॉलोइंग करना या बताना कि भैया इसमें कौन सी कॉम्बिनेशन है, कौन सी डिकम्पोजिशन है, कौन सी तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट है, कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो एक बार नोट कर लो ये। ठीक है बेटा, अब हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर लिया है, थोड़ा मैंने पानी वानी पीने के लिए थोड़ा बैठने के लिए रेस्ट लिया था क्योंकि नॉन स्टॉप क्लास में थक जाते हैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे। अब वर्ड से पता चल रहा है डीकम्पोज। डीकम्पोज मतलब खत्म हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, समझ रहे हैं इसके अंदर। तो जब कोई एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाए तो उसे हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपली कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा क्या होता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन, when one reactant breaks into two or more product, it is known as decomposition reaction। जैसे हमारा एक रिएक्टेंट है C, उसको हमने डिकम्पोज हुआ। डिकम्पोज हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, हीट से, लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, तीन टाइप तो ये बता दिया मैंने। तो डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोज करने के बाद वो क्या होगा? दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसे एग्जांपल लेते हैं हम। वही मैंने क्या बोला था, बिना इक्वेशन के केमिस्ट्री अधूरी है। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कब बन रहा था वो? मैं बस एक तरह से रिवाइज करने के लिए बता रहा हूं। कब बन रहा था? जब CaO को हमने पानी में डाला, हमें मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको हमने दीवार पे लेप दिया, पेंट कर दिया। उस पेंट क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट हुआ तो हमें क्या मिला? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन, इसको हम हीट देंगे, क्या देंगे? गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो वो किस में आ जाएगा? वो टूटेगा क्विक लाइम में। मैंने फॉर्मूला याद कराया था, क्विक लाइम का फॉर्मूला है CaO, और किस में टूटेगा? CO2 गैस में। जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करूंगा, गर्म करूंगा, तो वो किस में टूटेगा? वो टूटेगा आपका क्विक लाइम में, कैल्शियम ऑक्साइड में, CaO बोलते हैं इसको हम, और CO2 में। ठीक है, क्विक लाइम इज यूज इन मेकिंग सीमेंट। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये लिख के आनी है हमें, समझ गए। नेक्स्ट आते हैं हम। अब ये कह रहा है आइडेंटिफाई, क्वेश्चन आया हुआ है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को, जिसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, जिसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, उसको हीट करेंगे,
तो अभी पढ़ाया है। तो हमें क्या मिला है, बोलो जल्दी कमेंट में लिखो, क्या मिला हमें? CaO मिला। तो हमें क्या मिला? कैल्शियम ऑक्साइड मिला, जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइम बोलते हैं। और मेरा क्या मिला? CO2, जो हमारा गैस फॉर्म में होती है। इसको मैं क्या लिखूंगा? क्विक लाइम। इसको क्या बोलूंगा मैं? क्विक लाइम। तो इसका क्या आंसर है मेरा? क्विक लाइम। अब डिकम्पोजिशन के हमारे तीन टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे। तीन टाइप के कौन कौन से हमारे रिएक्शन होते हैं? एक तो होता है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। एक तो क्या होता है हमारा? थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। दूसरा हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तीसरा हमारा क्या होता है? लाइट। तीसरा हमारा क्या होता है? लाइट फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो हमारे तीन टाइप के ये होते हैं। तो हम यहाँ पढ़ेंगे तीन टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। जैसा हमारा पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हम हीट देंगे, जिसमें हम हीट देंगे, उसको गर्म करेंगे, उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर हम बिजली के झटके देंगे, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर हम उसको उसके ऊपर लाइट मारेंगे या उसको क्या रखेंगे, सन रेज में रख देंगे, तो उसको बोलेंगे हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले आता है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसको हम बोलते हैं थर्मोलिसिस। जिसको हम बोलते हैं थर्मोलिसिस। जब हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को, जब हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को, जो कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। जब हम इसको हीट करते हैं, जब हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को, जो ग्रीन कलर के होते हैं, उसको हम हीट करते हैं, तो हमें मिलता है फेरिक ऑक्साइड। तो हमें क्या मिलता है? फेरिक ऑक्साइड। और क्या मिलता है? सल्फर डाइऑक्साइड। और हमें क्या मिलता है? सल्फर डाइऑक्साइड। और हमें क्या मिलता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। हमें क्या मिलता है? SO3। तो हमें क्या मिल गया इसके अंदर? फेरस सल्फेट। तो कौन सी रिएक्शन हो रही है? डिकम्पोजिशन रिएक्ट हो रही है। कौन सा टाइप वाला डिकम्पोजिशन में? थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है सर जी। ठीक है। तो जब फेरस सल्फेट को हम हीट करते हैं, तो वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3 में डिकम्पोज हो जाता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का कलर क्या था? ग्रीन कलर था। हीट करने के बाद जब डिकम्पोज होगा, तो हमें क्या कलर मिलेगा? रेडिश ब्राउन कलर मिलेगा। कौन सा कलर मिलेगा? रेडिश ब्राउन कलर मिलेगा सर जी। अब देखो, इसके अंदर ना ये जो केमिकल रिएक्शन है फेरस सल्फेट वाली, वो दो टाइप में, दो पार्ट में है। ये तो मैंने सिंगल पार्ट में लिखवा दी, पर ये जो रिएक्शन होती है ना, ये दो पार्ट में रिएक्शन होती है। मैं इसमें समझाता हूं ऐसे। ये रहा, हमारे क्या होता है, फेरस सल्फेट के क्या होते हैं? क्रिस्टल्स। फेरस सल्फेट के हमारे क्या होते हैं? क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स होंगे तो उसके अंदर कुछ पानी भी होगा। तो FeSO4.7H2 उसका फॉर्मूला है। तो उसका कलर क्या होता है? ग्रीन। हमने उसको क्या करा? हीट करा। तो पहले क्या होगा? पहले ये हमारा वाइट फेरस सल्फेट में टूटेगा। किस में टूटेगा? फेरस सल्फेट में टूटेगा, जिसका कलर हो जाएगा व्हाइट। फेरस सल्फेट में टूटेगा, जिसका कलर हो जाएगा व्हाइट। और हमें क्या मिलेगा? 7H2 अलग होगा। अब इसको मैं और भी हीट करूंगा। अब इसको मैं क्या करूंगा? और भी हीट करूंगा। हीट तो मैं कर ही कर रहा हूं, मेरा फेरस सल्फेट बन गया। अब इसको मैं कॉन्टिन्यूस हीट करे जा रहा हूं। तो कॉन्टिन्यूस हीट करे जा रहा हूं, तो फेरस सल्फेट है, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? इसके बाद फेरिक ऑक्साइड में कलर चेंज हो गया। तो किस कलर में आ गया? ये रेडिश ब्राउन में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो गया। SO2 एंड SO3। समझे? तो यही मैंने ऊपर इसके अंदर समझा रखा है यहाँ पे। ये रहा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर ग्रीन इन कलर। ऑन हीटिंग इट लूजेस वाटर एंड चेंजेस टू व्हाइट। पहले कलर था ग्रीन, फिर उसका कलर क्या हो जाएगा? व्हाइट।
सॉरी, पहले कलर था ग्रीन, फिर उसका कलर हो जाएगा व्हाइट। ठीक है, अब इसको मैं और हीट कर रहा हूं तो किस में कन्वर्ट होगा? रेडिश ब्राउन कलर में। किस में कलर होगा? रेडिश ब्राउन कलर में। यहां पे मेरा फेरिक ऑक्साइड बनेगा, यहां पे मेरा फेरिक ऑक्साइड बनेगा, यहां पे मेरा FeSO4 विदाउट वाटर मिलेगा, और यहां पे मेरा होगा फेरिक फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये मैंने समझा रखा है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर ग्रीन इन कलर, ऑन हीटिंग इट लूजेस वाटर एंड चेंजेस टू व्हाइट कलर, ऑन फर्दर हीटिंग हम उसको और गर्म कर रहे हैं, फेरिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर। ठीक है, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एक क्या है? एग्जाम्पल है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर SO2 और SO3 भी निकल रहा है? स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर कैसी होगी? जैसे माचिस जलाते हो, माचिस की खुशबू आती है ना, जलने के बुझने के बाद जैसे खुशबू आती है, वैसे मैच स्टिक की इसकी सल्फर की स्मेल आएगी हमारी। तो हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किसका पढ़ा हमने? फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का पढ़ा। किसका पढ़ा हमने? फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? दोबारा रिपीट करते हैं। जब हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को गर्म करते हैं, जिसका कलर होता है, जिसका कलर क्या होता है? किसने बोला व्हाइट? किसने? व्हाइट नहीं होता, इसका होता है ग्रीन होता है। ठीक है, क्या कलर होता है इसका? ग्रीन कलर होता है। जब हम इसको गर्म करेंगे तो उसका कलर किसमें चेंज होगा? पहले व्हाइट में चेंज होगा, तो वो प्योर FeSO4 में, फेरस सल्फेट में चेंज हो जाएगा। इसको फिर हम गर्म लगातार करते रहेंगे तो वो किस में टूटेगा? फेरिक ऑक्साइड में टूटेगा, जिसका क्या कलर होगा? हमारा होगा रेडिश ब्राउन कलर होगा। और किस में टूटेगा? SO2 एंड SO3 में। अब आगे पढ़ते हैं हम इसके अंदर। अब ये है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। किसका है ये? थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट याद कर लो, PbNO3 ट्वाइस, PbNO3 ट्वाइस, PbNO3 ट्वाइस। क्या है लेड नाइट्रेट हमारा? PbNO3 ट्वाइस। ठीक है, जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे, PbNO3 ट्वाइस को हम हीट करेंगे, जिसका कलर क्या है? व्हाइट कलर है सर जी। इसको जब हम क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो ये किसमें टूटेगा? ये टूटेगा लेड ऑक्साइड में, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में, और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि लेड ऑक्साइड बन गया है? उसके अंदर जो लेड ऑक्साइड होगा ना, वो PPT फॉर्म में, मतलब PPT तो प्रेसिपिटेट तो चलो छोड़ो, येलो रेसिड्यू रह जाएगा उसके अंदर। क्या रह जाएगा? येलो रेसिड्यू रह जाएगा। पहले क्या कलर था? व्हाइट कलर था। फिर रेसिड्यू मतलब बचा कुचा क्या रह जाएगा? येलो कलर का कुछ बचा कुचा मटेरियल रह जाएगा, रेसिड्यू रह जाएगा। और क्या? उसके अंदर से ब्राउन फ्यूम्स निकलेगी। उसके अंदर से क्या निकलेगी? ब्राउन फ्यूम्स निकलेगी। ये ब्राउन फ्यूम्स हमें बताता है कि उसके अंदर से क्या निकल रहा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रहा है। उसके अंदर से क्या निकल रहा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रहा है। और हमें क्या मिलेगा? ऑक्सीजन गैस मिलेगा। तो हमने पहला तो हमने पढ़ लिया, फेरस सल्फेट का पढ़ लिया, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को कैसे डिकम्पोज करे। फिर हमने क्या पढ़ा इसके अंदर? फिर हमने पढ़ा लेड नाइट्रेट को कैसे डिकम्पोज करते हैं, वो पढ़ा हमने इसके अंदर। ठीक है बेटा, हमने दो टाइप के थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल पढ़ लिए। हमने फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हमने हीट करा, दूसरे में हम क्या कर रहे हैं? लेड नाइट्रेट को हम गर्म कर रहे हैं इसके अंदर। सो हमने लेड नाइट्रेट को डिकम्पोजिशन पढ़ लिया। अगर लेड नाइट्रेट को हम हीट के थ्रू डिकम्पोज करेंगे तो हमें मिलेगा लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन गैस। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके अंदर? जब हम जब हम लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं, तो जब वो डिकम्पोज हो रहा होता है तो हमें मिलता है क्रैकिंग साउंड आती है। उसमें क्या आती है? क्रैकिंग साउंड आती है। उसमें से ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, वो हमें क्या बताता है? कि नाइट्रोजन
डाइऑक्साइड सॉरी सॉरी तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का हमें पता चलता है उसमें से गैस निकल रही है, काफी इरिटेटिंग स्मेल होती है, उसमें येलो रेसिड्यू रह जाता है जो हमें बताता है कि उसके अंदर लेड ऑक्साइड रह गया है। NO2 गैस इज एसिडिक इन नेचर एंड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। जो नाइट्रोजन गैस होती है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देती है। अच्छा ये बताओ कैसे करेगी गैस ब्लू लिटमस पेपर को रेड में, वो तो गैस है। तो मैं ऐसा क्या करूं, क्योंकि लिटमस पेपर क्या होता है, ड्राई होता है। ड्राई लिटमस पेपर को मैं गैस के किसी गैस के पास लेकर जाऊं, क्या उसको चेंज करेगा कलर ब्लू लिटमस पेपर को रेड तक? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मॉइस्चर की जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी? मॉइस्चर की जरूरत पड़ेगी हमें। तो जो लिटमस पेपर हम इसके अंदर लेंगे वो हम लेंगे मॉइस्ट लिटमस पेपर। वो हम लेंगे मॉइस्ट लिटमस पेपर, हल्का सा पानी में भिगो के या उस पर हल्का सा पानी के ड्रॉप डाल के हम क्या करेंगे, उसके गैस के पास उसके पहले लेके जाएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा जो गैस है वो एसिडिक है या बेसिक है। अब हमारा आता है ये क्वेश्चन आया हुआ हमारा, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। जब लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमने सबने पढ़ लिया, हमें मिलता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन गैस हमें मिलती है। अब हमने क्या पढ़ा, अब हमने पढ़ा थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ लिया। अब हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है क्या चीज, ये थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए मैं थोड़ा समरी में पहले समझाता हूं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में तुम्हारा क्या होता है, हमने बीकर लिया, बीकर में हमने दो इलेक्ट्रोड्स क्या कर दिए, खड़े कर दिए, उसके ऊपर हम टेस्ट ट्यूब उल्टी करके रख देते इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, ठीक है। ये H2 हमें पता है पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, करंट पास करेंगे, हम क्या करेंगे, करंट पास करेंगे। तो हमें पता जो प्लस है उसको हम बोलते हैं एनोड और जो माइनस है उसको हम बोलते हैं कैथोड, ठीक है। जब हम इसके अंदर करंट पास करेंगे तो धीरे धीरे पानी क्या होगा, धीरे धीरे पानी होगा डिकम्पोज। किस किस में डिकम्पोज होगा, वो डिकम्पोज होगा हाइड्रोजन गैस में एंड ऑक्सीजन गैस में। किस किस में डिकम्पोज होगा, हाइड्रोजन गैस में एंड ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज होगा। तो जब डिकम्पोज होगा तो जो ऑक्सीजन गैस है वो तो हमारे एनोड वाले टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो जाएगी। वो कहाँ कलेक्ट हो जाएगी, हमारी एनोड वाले टेस्ट ट्यूब में। एंड जो हाइड्रोजन होगा वो हमारे कैथोड वाले टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान देना, जो हाइड्रोजन वाली टेस्ट ट्यूब है उसमें ज्यादा वॉल्यूम होगी मुकाबले ऑक्सीजन वाले टेस्ट ट्यूब में। ऐसा क्यों, ज्यादा क्या होगी, डबल ही होगी, उसमें डबल हाइड्रोजन गैस होगी रिगार्डिंग ऑक्सीजन की। ऐसा क्यों, क्योंकि जब मैं पानी को तोड़ता हूं तो मुझे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलती है। इसको बैलेंस करने के लिए मुझे 2 से इंटू करना पड़ेगा और 2 से इधर इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब मैं पानी को तोड़ूंगा तो मुझे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलेगा। कितने मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलेंगे और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलेगा। इसलिए जो कैथोड वाले टेस्ट ट्यूब में क्वांटिटी है वो ज्यादा होगी, किसकी होगी, हाइड्रोजन की क्वांटिटी होगी, और किससे डबल होगी, ऑक्सीजन से दुगनी होगी। समझ आया किस लिए। तो अब इसका हम आगे समझते हैं, अभी मैंने आपको समरी दे दिया पूरा, ये रहा। जब हम पानी को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करके ब्रेक करेंगे, तो किस में कन्वर्ट होगा, वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा और किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होगा।
किस किस में कन्वर्ट होगा? हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होगा। मुझे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलेगा। तो यही समझा रहा है, हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड, ऑक्सीजन गैस इज ऑब्टेन्ड एट एनोड। वॉल्यूम ऑफ गैसेस, हाइड्रोजन की वॉल्यूम डबल होगी, देखो 2:1, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो किसमें होगा? बाय वॉल्यूम क्या होगा? 2:1 होगा। क्यों होगा वो मैंने केमिकल रिएक्शन के थ्रू आपको समझा दिया, इसलिए होगा। ठीक है। मास रेशो क्या होगा? H2O2 का मास रेशो क्या होगा? H2 एंड O2 का मास रेशो क्या होगा? तो 1/8। मास रेशो क्या होगा हमारा? 1/8 होगा, क्योंकि मैं इस पे लिख सकता हूं ना, H2O2 है तो 2/16, तो ये क्या आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा हमारा। तो वॉल्यूम रेशो क्या बना मेरा? 2:1 बना, बट मास रेशो क्या बना मेरा? 1:8 बना। ठीक है, यहां तक समझ आ गया आपको? समझ आ ही गया होगा। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस टेस्ट ट्यूब में क्या है? अब हमें कैसे पता चलेगा, या जिन्होंने भैया ये प्रोसेस स्टार्ट किया था, भाई साइंटिस्ट होते हैं ना, उन्होंने तो पता करा होगा, उसके बाद ही तो हम पढ़ रहे हैं ये चीज। तो उनको कैसे पता चला कि किस टेस्ट ट्यूब में क्या है, किस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन है और किस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन है? तो भाई हमने निकाली सबसे पहले वो कैथोड वाली टेस्ट ट्यूब। ठीक है, फिर उसके पास हम लेके आए मोमबत्ती। जैसे ही हम मोमबत्ती लेके आ जाएंगे या मैच लेके जाएंगे, जो कैथोड वाली टेस्ट ट्यूब है उसमें से पॉप की आवाज आएगी, पॉप करके जलेगी गैस और कैंडल को बुझा देगी। आवाज करके जलेगी गैस एंड एकदम से, जैसे ब्लास्ट होता है ना, छोटा सा ब्लास्ट होगा, हल्का सा ब्लास्ट हुआ, पॉप, और वो क्या करेगी? कैंडल को बुझा देगी। वही अगर हम एनोड वाले टेस्ट ट्यूब के पास कैंडल लेके जाते हैं तो मोमबत्ती और तेज जलने लगेगी। हमें पता है ना भाई, जो आग को अगर ऑक्सीजन दोगे और ज्यादा भड़कती है। भाई कभी कभार तुम आग लगाते होगे तो फूंक मारते हो उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, तो उसको और एयर देते हो, उस एयर में थोड़ी बहुत ऑक्सीजन भी तो होगी। ठीक है, तो वो आग क्या बढ़ती, ऑक्सीजन क्या करती है? आग को सपोर्ट करती है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा किस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन है और किस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन है। कैथोड में जैसे ये है, पॉप साउंड हर्ड एंड कैंडल एक्सटिंग्विशेस, पॉप साउंड आएगी और मोमबत्ती बुझ जाएगी। ठीक है, ये कंबस्टिबल तो है बट कंबशन को सपोर्ट नहीं करती। कंबस्टिबल तो है, पॉप करके जली तो सही, बट कांस्टेंट नहीं जलती रही, वो उसने एकदम से बुझा दिया। बट जो ऑक्सीजन वाली है उसमें जो कैंडल है और ज्यादा तेज जलने लगेगी, कैंडल बर्न्स मोर ब्राइटली। ठीक है, दूसरा नॉट कंबस्टिबल, कंबस्टिबल नहीं है, कंबस्ट मतलब होता है फट के जलना। ठीक है ना, वो दूसरी गंदी गंदी चीजें मत सोचा करो बेटा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? कंबशन को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। कंबशन को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और है, प्योर वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड्स आर एडेड, द एसिड एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट एंड अलाउज द सॉल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो हमने ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस स्टार्ट किया, जो प्योर वाटर होता है ना, आरओ से निकला पानी होता है, वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। देखो उसमें से करंट तो पास होता है पर इतने अच्छे से पास नहीं हो पाता है। तो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके उस पानी से, तो उसके अंदर एसिड की कुछ बूंदे डाली जाती है। वो जो बूंदे होती है वो एज अ इलेक्ट्रोलिसिस, एज अ इलेक्ट्रोलाइट काम करती है, जिससे हमारी बिजली अच्छे से पास होना चालू हो जाती है। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, while electrolyzing water before passing the current some drop of acid are added, why? पहले ये पूछा भाई कुछ ड्रॉप ऑफ एसिड डाली जाती है, क्यों? भाई उसमें हम सीधा सीधा लिख देंगे कि जो प्योर वाटर है वो पूरा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो उसके अंदर हम कुछ बूंदे एसिड की डालते हैं जो एज अ इलेक्ट्रोलाइट काम करने लगता है और हमारा इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास हो जाता है। फिर आगे क्या पूछ रहा है वो, नेम द गैस लिबरेटेड एट कैथोड,
कैथोड पे कौन सी थी, H2 गैस थी, एनोड पे कौन सी थी, ऑक्सीजन गैस थी। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एनोड एंड वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड। तो मैंने वॉल्यूम क्या बताई थी, H2 और O2 का बाय वॉल्यूम क्या रेशियो बताया था मैंने, 2:1 बताया था। भाई डबल हाइड्रोजन गैस डबल थी ना, तो इसका आंसर ये है। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट एनोड एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट कैथोड। ठीक है, तो इसका हमने आंसर लिख दिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं। अब आते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अब कौन सा आता है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अब ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या चीज है भैया, हमने थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ लिया जिसमें हम आग दे रहे थे, हमने इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन है जिसमें हम झटके दे रहे थे करंट के, ठीक है। और फिर हमने क्या स्टार्ट करा, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन स्टार्ट करा। फोटोकेमिकल में फोटो थोड़ा खींचेंगे, फोटोकेमिकल में हम क्या करेंगे, उसको लाइट देंगे। सनलाइट भी हो सकती है, जनरल लाइट भी हो सकती है सॉरी, उसको हम क्या देंगे, लाइट देंगे। तो इसका एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है, जब हम सिल्वर क्लोराइड जो क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, उसको सनलाइट में रख देते हैं। जब हम सिल्वर क्लोराइड को कहाँ रख देते हैं, सनलाइट के अंडर रख देते हैं, तो हमें सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। जो सिल्वर क्लोराइड था उसका कलर क्या था, उसका कलर व्हाइट था। उसके बाद डिकम्पोजिशन के बाद क्या होता है, ग्रे, जो ट्रे के अंदर हमने सिल्वर क्लोराइड रखा उसमें से क्लोरीन उड़ गया, क्या रह गया, सिल्वर रह गया। सिल्वर का कलर क्या रह गया, ग्रे कलर का रह गया। क्लोरीन का कलर क्या होता है, येलो ग्रीन, येलोइश ग्रीन होता है। क्लोरीन का कलर क्या होता है, येलोइश ग्रीनिश होता है। वही सेम चीज अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड, अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखेंगे तो वो सिल्वर एंड ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है। दैट इज वाई सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड आर केप्ट इन ब्लैक कलर बॉटल्स। इनको ब्लैक कलर बॉटल्स में क्यों रखते हैं, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड को, जिससे वह उसमें सनलाइट या कोई भी किसी तरह की लाइट ना जाए, पास ना हो। अगर लाइट किसी भी तरह की जाएगी तो उसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और ये कहाँ यूज होती है, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। ये जो सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड का मैंने लिखवाया है, ये कहाँ यूज होती है, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज इसे किया जाता है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, सिल्वर क्लोराइड केप्ट इन अ चाइना डिश टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। पहला क्या कह रहा है, राइट द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या था, व्हाइट कलर था, ठीक है। इट वॉज केप्ट इन द चाइना डिश, तो सिल्वर क्लोराइड का कलर था, व्हाइट कलर था। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रही है, अरे भैया सो मत, बताओ कौन सी रिएक्शन हो रही है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। और राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। जो मैंने केमिकल रिएक्शन लिखवाई थी वो इसके अंदर सिल्वर क्लोराइड वाली या सिल्वर ब्रोमाइड वाली लिख देना। स्टेट वन यूज ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का क्या यूज होता है, फोटोग्राफी में यूज करते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या यूज करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। नेम वन और मोर केमिकल विच कैन बी यूज फॉर द सेम। वन और मोर केमिकल जो सिल्वर क्लोराइड की क्या यूज करते हैं, हम सिल्वर ब्रोमाइड यूज कर सकते हैं। तो हमने इसका आंसर बता दिया पूरा का पूरा। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ठीक है। अब बात आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब इसमें हमारा क्या होता है, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेस क्या होता है, ठीक है।
डिस्प्लेस ये होता है अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ क्लास में बैठे हो, ठीक है भाई, एक सेम डेस्क पे बैठे होंगे और एक कोई दूसरा बच्चा एक दूसरे डेस्क पे बैठा हुआ है, वो ज्यादा क्या है, वो पहलवान है हट्टा कट्टा, वो क्या है पहलवान है हट्टा कट्टा, ठीक है। चलो मैं एक बार व्हाइट बोर्ड समझाता हूँ। भाई ये आप बैठे हो अपने फ्रेंड्स के साथ डेस्क के ऊपर, और ये एक तगड़ा सा आदमी बैठा हुआ है, आपका कोई फ्रेंड है स्कूल में, वो कहेगा ये आप हो, ये आपका फ्रेंड है, ये सी पर्सन है, ये कहेगा भाई, क्या कहेगा, बी को हटा दे, मैं बैठूंगा ए के साथ। सी कह रहा है बी से तू हट जा, मैं बैठूंगा ए के साथ। तगड़ा है, उसने क्या करा, बी को क्या कर दिया, पीट दिया, बी को क्या कर दिया, पीट दिया और बी को हटा के खुद इसके साथ आके बैठ गया, बी को हटा दिया और खुद ए के साथ आके बैठ गया। बी पतला सा बंदा बेचारा, हटा दिया उसे। तो सी ने बी को क्या करा, सी ने बी को क्या करा, डिस्प्लेस करा, सी ने बी को क्या करा, डिस्प्लेस करा, ठीक है, हटाया उसको वहां से और उसकी जगह क्या ले ली, खुद ले ली। तो इसको क्या बोलते हैं डिस्प्लेस करना। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी पड़ती है। ये लिख लो बेटा, यहां से लेकर यहां तक पॉज करके लिख लो, ठीक है। जितना नीचे होगा उतना कम रिएक्टिव होगा, उतना दुबला पतला सा सबसे पिटने वाला होगा। जितना नीचे होगा उतना लेस रिएक्टिव होगा, जितना ऊपर जाएंगे उतना ही तगड़ा होगा और क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा। जितना ऊपर जाएंगे उतना ही तगड़ा होगा और क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा। तो इसमें क्या होगा, तगड़ा हमेशा पतले से को क्या कर देगा, पीट देगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह क्या ले लेगा, खुद ले लेगा तो इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें हम बोलेंगे द रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव, ये होगा मोस्ट, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस, रिप्लेसेस रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह खुद ले ली, उसको हटा दिया उसकी जगह खुद ले ली, रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जैसे ए है, ये ए जो है ये मोस्ट रिएक्टिव है, मोर, मोस्ट की जगह मोर लिख दो, मोर रिएक्टिव है किससे, बी से। बी क्या है हमारा, लेस रिएक्टिव है, बी हमारा क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो ए बी को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, उसकी जगह खुद ले लेगा। ए ने बी को रिप्लेस करा और उसकी जगह खुद ले लिया, तो हमें क्या मिल गया, ए सी मिल गया, और बी को क्या निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया। तो इसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए आपको ये पूरी की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी होगी, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम जैसे जिंक को अगर मैं H2SO4, H2SO4 क्या होता है हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 क्या होता है हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड। जब जिंक को मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करूंगा, तो ध्यान से देखो, जिंक और H2 रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक कहां पे है, जिंक यहाँ पे है, हाइड्रोजन नीचे है, तो जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हुआ, तो जिंक हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, जिंक हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, जिंक हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, और हाइड्रोजन की जगह खुद ले लेगा, हाइड्रोजन की जगह खुद ले लेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, ZnSO4। जैसे ये हमारा आ गया ए बी और सी, तो ये हमारा बन गया AC, ये क्या बन गया हमारा, AC हमारा बन गया ZnSO4 प्लस H2 को रिप्लेस करेगा, तो ये मेरा गैस की फॉर्म में निकल जाएगा।
अब ऊपर वाले रिएक्शन में देखते हैं, जब मैं जिंक को कॉपर सल्फेट का रिएक्ट करूंगा, जब मैं जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करूंगा, तो ये कौन से कलर का है कॉपर सल्फेट? ब्लू कलर का है। ठीक है, तो जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। क्यों रिप्लेस कर दिया? क्योंकि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह खुद ले ली, और इसका कलर क्या बन गया? ब्लू से उस टेस्ट ट्यूब का कलर क्या बन गया? कलरलेस बन गया। और जो कॉपर रह गया वो हमारा रह गया रेडिश ब्राउन, रेडिश या ब्राउन कलर का। ठीक है, याला ले लो इसके अंदर रिएक्शन। जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल गया? फेरस सल्फेट एंड कॉपर। अच्छा, अब ये रिएक्शन देखते हैं। कॉपर को लेड सल्फेट से क्या रिएक्ट करो, क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काम करेगी? जब हम लेड को कॉपर को लेड सल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या रिएक्शन काम करेगी? चलो देखते हैं कॉपर एंड लेड का। कॉपर एंड लेड का, ये कॉपर है और ये लेड है। कॉपर तो भैया क्या है? लेस रिएक्टिव है। कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव है लेड से। तो क्या कॉपर लेड को रिप्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेड क्या करेगा? कॉपर को कूट देगा। लेड क्या करेगा? कॉपर को कूट देगा और अपने आप को रिप्लेस नहीं होने देगा। तो यही इसके अंदर आंसर आ जाएगा। कॉपर PbSO4 को ये रिएक्शन काम ही नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन लेड। ठीक है, अभी आपके बुक में ना एक एक्टिविटी दे रखी है आयरन नेल की। उसमें क्या करा? आयरन हमारा भाई जो कील होती है, कील कील किसकी होने दी? आयरन की। आयरन का सिंबल क्या होता है हमारा? Fe होता है। आयरन का सिंबल क्या होता है हमारा? Fe होता है। जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप करेंगे, आयरन को क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप करेंगे। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर क्या है? ब्लू कलर है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर क्या है? ब्लू कलर है। तो क्या करेगा वो आयरन कॉपर को रिप्लेस कर देगा और जो ब्लू कलर का सोल्यूशन था उसका कलर क्या बन जाएगा? लाइट ग्रीन कलर का सोल्यूशन बन जाएगा। तो उस कलर सोल्यूशन का कलर क्या बन जाएगा? लाइट ग्रीन कलर का सोल्यूशन बन जाएगा। और हमें क्या मिलेगा? जो कील है उसके ऊपर ना कुछ डिपॉजिट मिलेंगे। कील के ऊपर कुछ डिपॉजिट मिलेंगे, कुछ उसके ऊपर लगा होगा। वो क्या होगा? हमारा कॉपर होगा। और क्या होगा? वो रेडिश ब्राउन कलर का होगा। पहले टेस्ट ट्यूब का कलर ब्लू था क्योंकि इसके अंदर क्या था? कॉपर सल्फेट था। इसके अंदर हम क्या करेंगे? एक कील डुबो देंगे। जब कील डुबो देंगे तो ये हमारा सोल्यूशन क्या बन जाएगा? FeSO4 सोल्यूशन बन जाएगा। और जो इसके अंदर हमने कील डुबोई थी, पहले आयरन नेल ऐसी थी, उसके ऊपर रेडिश ब्राउन का डिपॉजिट बन जाएगा जो हमारा क्या है? कॉपर है। समझ रही एक्टिविटी? ये देखो, एक क्वेश्चन आया हुआ है। A student has dipped some iron nails in an aqueous solution of copper sulfate। भाई एक शरारती बच्चा है, उसने एक कील डाल दी है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। 25 मिनट बाद वो क्या देखेगा? कलर का पहले क्या था? कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लू कलर होता है। तो सोल्यूशन कलर पहले ब्लू था, उसके बाद क्या हो गया? ग्रीन कलर में चेंज हो गया। उसके बाद क्या कलर में चेंज हो गया? ग्रीन में। तो ब्लू टू क्या हुआ? ब्लू टू पेल ग्रीन। किसमें चेंज हुआ? ब्लू टू प्लेन ग्रीन में चेंज हुआ। इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी। अब इसके अंदर यही है, जब हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डालेंगे, जिंक ग्रेनुअल्स, जिंक के टुकड़े हम किस में डालेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डालेंगे। ये जिंक ग्रेनुअल्स है, जिंक के टुकड़े है, हमने किस में डाला है? सल्फ्यूरिक एसिड में डाला है इसके अंदर। तो ना बुलबुले से निकलेंगे, कोई गैस निकलेगी, बुलबुले भाई रिएक्शन हो रही है, गैस निकलेगी। तो वो गैस कौन सी निकलेगी? H2 गैस निकलेगी। वो गैस कौन सी निकलेगी? H2 गैस निकलेगी। तो इससे गैस निकली, अगर मैं यहाँ पे मैच स्टिक लगाऊंगा ना तो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड करके जलेगी।
तो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड करके जलेगी। जिंक को अगर मैं H2SO4 के साथ रिएक्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा जिंक सल्फेट। जिंक क्या करेगा, H2 को रिप्लेस कर देगा। जिंक क्या करेगा, H2 को रिप्लेस कर देगा और हमें क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट मिलेगा, H2 गैस मिलेगा और क्या मिलेगा, हीट मिलेगी। समझ आ गया तक? अब चलो इसमें ऑब्जर्वेशन देखते हैं जो हमें एक्सपेरिमेंट में दे रखा है। ऑब्जर्वेशन जो हमने ऑब्जर्व करेंगे इसके अंदर क्या ऑब्जर्व करा, H2 गैस इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। ना तो उसका H2 हाइड्रोजन गैस का ना कोई कलर होता ना कोई स्मेल होती। वो कैसे बर्न करेगा, पॉप साउंड से बर्न होगा और कैंडल को क्या करेगा, बुझा देगा। दूसरा क्या है पॉइंट इसके अंदर, टेम्परेचर इंक्रीजेस। जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मतलब बीकर भी जिसमें आप कर रहे हो ना, कॉनिकल फ्लास्क में कर रहे हो, वो भी थोड़ा थोड़ा तुम्हें क्या लगेगा, गर्म लगने लगेगा। इसमें हम डाइल्यूट एसिड यूज करते हैं। डाइल्यूट एसिड यूज बिकॉज द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। कंसंट्रेटेड एसिड वुड मेक इट मोर एक्सोथर्मिक एंड डेंजरस रिएक्शन। भाई वो कहेगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज करते हैं, डाइल्यूट इसे यूज करते हैं, डाइल्यूट की पावर होती है कम। अगर हम कंसंट्रेटेड ले लेंगे ना, मतलब प्योर H2SO4 ले लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे, तो मे बी जो कोनिकल फ्लास्क है ना वो ही ब्रेक हो जाए। अभी आया हुआ तुम्हें, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। अच्छा ओके, तो इसमें क्या करा इन्होंने, इसमें कहा अच्छा इसमें H2 गैस ही है वो कह रहा है भैया डायग्राम देखो, कोई क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें बताओ कि भैया कौन सी गैस निकल रही है। पहला इसमें जो गैस निकलेगी हाइड्रोजन निकलेगी, विच ऑन बर्निंग प्रोड्यूसिंग अ पॉप साउंड। क्यों मैंने हाइड्रोजन क्यों बताया हाइड्रोजन निकलेगी, क्योंकि हमने सॉरी क्योंकि हमने जिंक ग्रेन्यूल्स को कहा डाला है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाला है, तो हमारी जो गैस है वाटर के अंदर जाएगी, हमारे बबल्स निकलेंगे, हम इस बबल से वह कैंडल लेके जाएंगे तो हमें पता है इस बबल में कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी, और वो कैसे जलेगी, पॉप साउंड करके जलेगी और कैंडल को क्या कर देगी, बुझा देगी। अब आती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्या आती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डबल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। डिस्प्लेसमेंट तो हमने सिंपली ये चीज पढ़ी थी कि जो ज्यादा तगड़ा होगा वो हल्के फुल्के बंदे को हटा के उसकी जगह खुद ले लेगा, मतलब उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, दुगनी पावर से। नहीं, दुगनी पावर का इसमें नहीं है, इसके अंदर दोनों ही आपस में क्या करा उन्होंने, क्या करा, एक्सचेंज कर लिया। ए ने डी को पकड़ लिया और सी ने बी को पकड़ लिया, तो हमारा कंपाउंड क्या बना, एडी और बीसी। तो हमारा क्या बना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बना। इसमें क्या होता है, हमारा एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। एक तरह का हम चलो इसमें एक्सपेरिमेंट केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं। इसके अंदर देखिए, जब मैं सोडियम सल्फेट को लूंगा सोल्यूशन को, उसका कलर क्या है, कलरलेस है, तो सोडियम का आयन होता है प्लस, सल्फेट का आयन होता है माइनस, को मैं बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करूंगा। जब मैं सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करूंगा तो बेरियम का है प्लस, क्लोराइड का है माइनस, तो क्या होगा, प्लस इस वाले माइनस के साथ चला जाएगा और ये वाला प्लस इस वाले माइनस के साथ चला जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है हमारे यहाँ पे। तो हमारा क्या बनेगा, NaCl, तो हमारा क्या बनेगा, NaCl को मिला के हमारा बनेगा NaCl, और BaSO4 से हमारा क्या बनेगा, BaSO4। जब हम दोनों सॉल्यूशंस को या दोनों केमिकल्स को मिक्स कर देते हैं, कौन से, सोडियम सल्फेट को और बेरियम क्लोराइड को, तो हमें एक व्हाइट कलर का पीपीटी टेस्ट ट्यूब के नीचे दिखता है। वो जो व्हाइट पीपीटी होता है वो होता है हमारा BaSO4, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड उस सोल्यूशन के अंदर तैरता रहता है। समझ आ गया इसके अंदर आप, तो सोडियम सल्फेट Na2SO4, बेरियम क्लोराइड हमारा हो गया BaCl2।
ये देखिए, जब मैं सोडियम सल्फेट सोल्यूशन को बेरियम सल्फेट के साथ मिक्स करूंगा तो एक नीचे ना व्हाइट पीपीटी सा रह जाता है यहाँ पे। तो ये व्हाइट पीपीटी है क्या चीज? बेरियम सल्फेट है। ठीक है, जब मैंने सोडियम सल्फेट सोल्यूशन को किसके साथ मिक्स करा? बेरियम क्लोराइड। ये को क्या था? ये कौन सा सोल्यूशन है? बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन है। सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड का मिक्स करूंगा तो मुझे व्हाइट पीपीटी मिलेगा। व्हाइट पीपीटी क्या है? वो बेरियम सल्फेट। तो व्हाइट इनसोल्युबल सब्सटेंस जिसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट BSO4 फॉर्म होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और एक तरह की प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। ये क्या है? एक तरह की डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें एक प्रेसिपिटेट बन रहा है जो कि BaSO4 है। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट हमें यहाँ पे बन रहा है। Precipitation reaction में है when two aqueous soluble solution react to form a semi-soluble insoluble salt. The salt is called precipitate and such reaction is called precipitate reaction. अब ये क्वेश्चन आया हुआ है इसके अंदर, what is observed when an aqueous solution of sodium sulfate मतलब Na2SO4 is added to aqueous solution of barium chloride मतलब BaCl2 in a test tube? तो क्या होगा? तो सिंपल वही कलरलेस नीचे बनेगा बेरियम सल्फेट क्या बनाएगा? हमारा व्हाइट पीपीटी बनाएगा और उस सॉल्यूशन के अंदर हमारे दो आयंस होंगे सोडियम और क्लोरीन के। इसमें हमें मिलेगा व्हाइट इनसोल्युबल सब्सटेंट या प्रेसिपिटेट किसका मिलेगा? BaSO4 का मिलेगा जो व्हाइट इन कलर होगा। अब पहली अपने रिएक्शन पढ़ी डबल डिस्प्लेस रिएक्शन में हमने कौन सी पढ़ी? सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। तो हमें क्या मिल रहा है? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड मिल रहा है उसके अंदर। तो अब हम पढ़ेंगे लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। हम क्या पढ़ेंगे अब? लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। अब जो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है वो होता है PbNO3 ट्वाइस। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 ट्वाइस। जब इसका कलर कौन सा होता है? कलरलेस होता है। इसका कलर क्या होता है? कलरलेस होता है। जब लेड नाइट्रेट को हम पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन में मिक्स करते हैं जिसका कलर होता है कलरलेस होता है, तो हमें क्या मिलता है? येलो पीपीटी मिलता है। तो हमें क्या मिलता है? येलो पीपीटी मिलता है। तो येलो पीपीटी क्या होता है? हमारा लेड आयोडाइड। येलो पीपीटी हमारा किसका होता है? लेड आयोडाइड का PbI2। ठीक है, और हमें क्या मिलता है? KNO3, वही एक्सचेंज ऑफ आयंस। Pb का आयन प्लस है, NO3 का हमारा माइनस है। ठीक है, K का हमारा प्लस है, आयोडाइड का हमारा माइनस है। तो PbI के साथ जुड़ जाएगा और K NO3 के साथ जुड़ जाएगा। वही हमारा बना PbI2 और KNO3। हमें कौन सा प्रेसिपिटेट मिल रहा है? येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है। अच्छा, इसमें कौन सा प्रेसिपिटेट मिल रहा था? हमारा Na2SO4 प्लस BaCl2। तो इसमें हमें मिल रहा था BaSO4 मिल रहा था। किस कलर का हमें प्रेसिपिटेट मिल रहा था? व्हाइट कलर का हमें प्रेसिपिटेट मिल रहा था और हमें मिल रहा था NaCl मिल रहा था। इस वाले में क्या हो रहा है हमारा? हमें येलो कलर का पीपीटी मिल रहा है लेड आयोडाइड का, और हमें क्या मिल रहा है? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ऑब्जर्वेशन हमारी इसके अंदर क्या है? येलो इनसोल्युबल सब्सटेंस हमें मिलता है जिसको बोलते हैं PbI2। ये क्या है? एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। आयंस कौन कौन से रह जाते हैं सोल्यूशन के अंदर? K प्लस एंड NO3 नेगेटिव। अब बात आती है हीट इन रिएक्शन की। भाई हमने इतनी सारी रिएक्शन पढ़ी, किसी में हीट निकल रही है, किसी में हीट हम दे रहे हैं, तो ये सब क्या चीज है? तो जब हमने दो रिएक्टेंट को रिएक्ट करा A एंड B को, हमें प्रोडक्ट मिला C और हमें हीट हमारे उसके साथ बाहर निकली। तो इस जो बाहर हमें निकली इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हम रेस्पिरेशन में होता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है? एक तरह का क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। रेस्पिरेशन में प्रोसेस में क्या होता है? अभी वैसे लाइव प्रोसेस में पढ़ोगे आप रेस्पिरेशन क्या होता है। मैं एक आइडिया देता हूँ। रेस्पिरेशन में जो हमने खाना खाया वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 H2O और एनर्जी देता है। क्या देता है? CO2 H2O एनर्जी देता है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मीथेन
मीथेन को जब हम जलाते हैं तो हमें CO2 2H2O और हीट निकलती है। तो हमें क्या मिलती है? CO2 2H2O और हीट निकलती है। हीट निकलेगी तो हमारा क्या बन गया? ये एक्सोथर्मिक बन गया। हीट निकल रही है तो हमारा क्या बन गया? ये एक्सोथर्मिक बन गया। मीथेन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? CH4। CH4 को जब हम जलाएंगे तो O2 की प्रेजेंस में जलेगा तो हमें क्या मिलेगा? CO2 2H2O एंड हीट मिलेगा। बोल बोल के ना मेरा गला भी सूख गया है। 2 घंटे से लगातार पढ़ा रहा हूं मैं इस लेक्चर के लिए। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इन कंपोस्ट, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, ये क्या है एक तरह का? चलो ये बताओ, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, हीट निकल रही है, एक्सोथर्मिक तो है, पर ये मैंने किस रिएक्शन का मैंने ये एग्जांपल लिखवाया था? जी हाँ, सही, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये किसका है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। क्विकलाइम इन वाटर, जब हम क्विकलाइम को पानी में घोलते हैं तो मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और हीट मिलती है। तो ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब बात आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन में। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम क्या देते हैं? हीट देते हैं। एंडोथर्मिक में हम क्या करते हैं? हीट देते हैं। जब ज्यादातर ये कौन सी होती है जिसमें हम हीट दे रहे हैं? ज्यादातर कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें हम हीट दे रहे हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन सी होती है? थर्मल डिकम्पोजिशन। हाँ, थर्मल डिकम्पोजिशन जो एग्जांपल दिए थे, कौन सा दिया था मैंने? फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का एग्जांपल दिया था। और किसका एग्जांपल दिया था आपको? फेरस सल्फेट का मैंने एग्जांपल दिया था, कैल्शियम कार्बोनेट का दिया था, लेड नाइट्रेट का दिया था। अब ये रिएक्शन आप खुद कंप्लीट करेंगे क्योंकि मैं रिएक्शन ऑलरेडी लिखवा चुका हूं। ठीक है, ये तुम्हारा फेरिक ऑक्साइड प्लस SO3 प्लस SO2 में टूट जाएगा ऊपर वाला तो। ठीक है, पहले ग्रीन कलर था, फिर इसका रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा। ग्रीन था, व्हाइट था, फिर रेडिश ब्राउन हो जाएगा। अब ये दोनों आप तो खुद करो। ठीक है, अब ये रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है? जब C6H12O6 को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं हमें CO2 और H2O मिलता है। अभी मैंने लिखवाया था तुम्हें, कौन सी रिएक्शन है ये? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन वाली जो मैंने इक्वेशन लिखवाई थी, ये किसकी है इक्वेशन? ये रेस्पिरेशन की इक्वेशन है ये। ठीक है, अब ये बोल रहा है सेलेक्ट द एंडोथर्मिक रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब एंडोथर्मिक मुझे पता है कौन सी होती है, डिकम्पोजिशन होती है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल नहीं है, एंडोथर्मिक नहीं है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विकलाइन, हाँ ये है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमने हीट देते हैं तो किस में टूटता है ये? क्विकलाइन और CO2 में। तो ये किसका है? एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है हमारा। अब हमारा लास्ट टॉपिक हमारा इसके अंदर आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या था हमारा? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है इसका, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो सिंपली है, अगर मैं ऑक्सीडेशन को क्या कर दूं? ऐड कर दूं किसी में, कोई मेरा ए एलिमेंट है या कंपाउंड है, उसमें अगर मैं ऑक्सीजन क्या कर दूं? ऐड कर दूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो ए है वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ए क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ए का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ए का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। वही मैं अगर बोलूं कि इसने क्या करा? ऑक्सीजन लूज कर दिया। अगर बी ने मान लो ऑक्सीजन क्या कर दिया? लूज कर दिया, तो मैं क्या बोलूंगा? बी का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। बी का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। ठीक है, और मैं एक चीज और बोल सकता हूं, अगर मैं बी में हाइड्रोजन ऐड कर दूं, बी में अगर हाइड्रोजन को
ऐड कर दूं तब भी मैं क्या बोलूंगा, रिडक्शन हो गया, तब भी मैं क्या बोलूंगा, रिडक्शन हो गया। ठीक है, अगर मैं बोल दूं ए में कि हाइड्रोजन क्या हो गया, लूज हो गया, हाइड्रोजन क्या हुआ, लूज हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा इसके अंदर, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये मैंने चार्ट बना रखा है, कोई केमिकल ए है, हमारा ए है, अगर उसने ऑक्सीजन गेन कर लिया इसका मतलब ऑक्सीडेशन है, अगर हाइड्रोजन लूज कर दिया तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन है। ठीक है, अगर कोई बी है या भी ए भी मान लो, अगर उसने हाइड्रोजन गेन कर लिया तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, अगर उसने ऑक्सीजन क्या कर लिया, लूज कर लिया, तब भी उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया यहाँ पे। तो हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, क्या है, जिंक ऑक्साइड को हम कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेरा जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बचेगा हमारे यहाँ पे। तो जिंक ने क्या करा, ऑक्सीजन छोड़ दिया, जिंक ने क्या करा, ऑक्सीजन लूज कर दिया, तो जिंक का क्या होगा, मेरा जिंक ऑक्साइड क्या हो गया, रिड्यूस कौन हुआ, जिंक ऑक्साइड, किसने छोड़ा, जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन छोड़ा, किसने ऑक्सीजन छोड़ा, जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन छोड़ा, तो मैं क्या बोलूंगा कि जिंक ऑक्साइड मेरा रिड्यूस हो गया है। वही मेरा कार्बन ने ऑक्सीजन लिया है, किसने ऑक्सीजन लिया है, कार्बन ने ऑक्सीजन लिया है, तो मैं बोलूंगा कार्बन मेरा ऑक्सीडाइज्ड हो गया, कार्बन मेरा ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, जिसका होगा ऑक्सीडेशन, जिसका होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, कार्बन का, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन का, वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका होगा रिडक्शन, जिसका होगा रिडक्शन, रिडक्शन किसका हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, तो वो क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये मेरा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ गए, जिसका हो रहा है ऑक्सीडेशन वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका हो रहा है हमारा रिडक्शन वो हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने इसके अंदर ये समझा रखा है, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, तो जिंक ऑक्साइड क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वही कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कार्बन हमारा क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो, उसको मैं बोलता हूं रिडॉक्स रिएक्शन। A reaction in which oxidation and reduction occurs is known as redox reaction. ठीक है, जैसे ये है हमारा MnO2 plus 2HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। अब इसमें ध्यान से देना, इसमें वो पूछ रहा है क्या चीज हो रही है, अब Mn ने ऑक्सीजन खो दिया तो MnO2 का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, MnO2 का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, तो MnO2 इज रिड्यूस्ड। वहीं पे HCl का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन का हो गया, HCl का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, तो ऑक्सीडाइज्ड। मैंने क्या बताया था, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो MnO2 मेरा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और HCl मेरा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आता है हमारा ऑक्सीडेशन इन कॉपर। ठीक है, जब हम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा बनता है कॉपर ऑक्साइड। वो किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। अब ऐसे कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, हम क्या करेंगे, एक पेट्री डिश मतलब कटोरी में थोड़ा सा कॉपर ले लेंगे और उसको नीचे से बर्नर से गर्म करेंगे, जैसे जैसे वो गर्म होता रहेगा
वैसे वैसे क्या होता रहेगा, काला होता जाएगा। काला होता होता मतलब मुझे ये समझना चालू हो जाएगा कि कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। पहले कॉपर का कलर था रेडिश ब्राउन कलर था, बाद में इसका पूरा कलर क्या हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। इसलिए जो कॉपर के बर्तन में खाने बनते हैं, जो कॉपर का बर्तन होता है वो क्या पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। ठीक है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हमने अब जो कॉपर ऑक्साइड था, भाई जो काला कलर का कॉपर ऑक्साइड है, उस पे हमने क्या करा, H2 गैस को क्या करा, पास करा, और क्या करा, उसे गर्म करा। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर और पानी में। अब यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो हेयर कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अब देखो इसके अंदर, A copper wire on burning in flame gets coated with black substance। जब हम कॉपर को गर्म करते हैं तो वो काला पड़ जाता है, ब्लैक सब्सटेंस होता है। तो ब्लैक सब्सटेंस कौन सा था, अभी तो बताया, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, राइट द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन वही है, Cu को अगर हम गर्म करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म होगा तो हमें क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, जो किसका कलर क्या होगा, ब्लैक कलर का होगा। हम इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं, वो क्या कह रहा है, हाउ कैन दिस केमिकल चेंज बी रिवर्स्ड। रिवर्स कैसे करेंगे, वही रिएक्शन Cu को हम H2 गैस पास कर देंगे, तो हमें मिलेगा कॉपर प्लस पानी, तो हमें मिलेगा कॉपर और पानी। रिवर्स के लिए देखो, तो यहाँ पे रिडक्शन करना पड़ेगा। जब हम कॉपर ऑक्साइड को H2 गैस को रिएक्ट करेंगे और हीट करेंगे, तो हमें रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर अलग मिल जाएगा और पानी अलग मिल जाएगा इसके अंदर। अब आता है कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। भाई साइकिल में भी लगा होगा, मोटरसाइकिल में भी लगा होगा, कार में लगा, जो भी लोहा होगा उसमें क्या लगेगा, जंग लगेगा, कोरोजन होगा। तो व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन, एसिड, इट इज सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। अरे साफ सिंपल बात ये बोल रहा है, अगर तुम बाहर छोड़ दोगे आंधी बारिश तूफान में अपनी किसी लोहे की चीज को या साइकिल को, किसी चीज को भी, तो वो क्या होगा, तो वो कोरोड हो जाएगा और क्या हो जाएगा, जल जाएगा, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन और टार्निशिंग ऑफ कॉपर। ठीक है, अब ये है क्या चीज, जब कॉपर को हम पानी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब बाहर एटमोस्फेयर में छोड़ देते हैं, तो हमें मिलता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है कॉपर के ऊपर। ठीक है, वो ये होता है कॉपर कार्बोनेट। सिल्वर काली पड़ जाती है, चांदी काली पड़ जाती है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, ग्रे टू ब्लैक कलर हो जाती है। जब सिल्वर H2 गैस और ऑक्सीजन का रिएक्ट करती है तो चांदी क्या पड़ जाती है, काली पड़ जाती है। कोरोजन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। कोरोजन में क्या हो रहा है, ज्यादातर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। अब आती है हमारी रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब सीधा सीधा होता है, आपने चिप्स खाए, ठीक है, पैकेट फाड़ा, पैकेट फाड़ के आपने क्या रखी है, ऐसे खुला पैकेट रख दिया, कुछ टाइम बाद खाओगे तो ऐसे सीला सीला लगता है खाने में। अब सीला सीला क्यों लगा, क्योंकि जो चिप्स थे वो क्या हो गए, वो रेंसिड हो गए, रेंसिडिटी हो गई, खराब हो गए, सील गए। तो ये होता है द टेस्ट और स्मेल ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट ऑयल चेंजेस व्हेन इट इज लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्यों हो रहा होता है, क्योंकि जो चिप्स के अंदर फैट और ऑयल है उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और क्या होता है, फूड मटेरियल का रेंसिडिटी हो जाता है और खाना क्या हो जाता है, सील जाता है। तो उसके अंदर हमें एंटीऑक्सीडेंट डालने पड़ते हैं इसको रोकने के लिए। एयर टाइट कंटेनर, भाई चिप्स खाया, मम्मी कहती है ना, अरे डब्बे में बंद करके रख दो, तो वो किस लिए कहती है, जिससे रेंसिडिटी ना हो। ठीक है, तो इस चैप्टर में ये मैंने, ये आप नोट कर लेना, ये ज्यादा समझाने वाली चीज है नहीं।
फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ये जो बेसिकली मैंने जो ये वीडियो बनाई थी, जिन बच्चों को मैंने अपने ऑफलाइन क्लासेस बैचेस में पढ़ाता हूं, उनके लिए मैंने रिवीजन क्लास ये स्टार्ट की है। एंड जो मेरा स्टूडेंट नहीं भी है, जो ऑफलाइन नहीं पढ़ता है, वो ऑनलाइन पढ़ सकता है, क्योंकि ये सेम टू सेम चीज है जो मैं पढ़ा रहा हूं अपने ऑफलाइन क्लास में भी। सो थैंक यू वेरी मच।